हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही हो गए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे वन शॉट वीडियोस, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियोज। मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, आपको रेशियोज के सारे फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आपको पहले कभी नहीं हुए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा बेसिक करेंगे हम रेशियोज के बारे में, और फिर फटाफट फटाफट ये चलते हुए करेंगे हम। तो आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले तुम्हें पता है हमारे पास तीन चीजें होती है। एक बैलेंस शीट होती है भाई लोगों, एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होता है। याद रखोगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। सर बैलेंस शीट में कौन कौन आता है? सर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट आती है, करंट एसेट आती है, और यहाँ पे हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, डेट आता है, और करंट लायबिलिटी आता है। वेरी गुड वेरी गुड। पी&एल में सर कौन कौन आता है? तो ये सारी बातें याद रखोगे, तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। ये मत सोचना कि तुम्हें ये बैलेंस शीट तुमने देख ली और तुम्हें आती है यार सर ये तो नॉर्मल बात है। नहीं, नॉर्मल बात नहीं है, बहुत छुपी हुई बात है उसके अंदर। तो अब सुनो बात को ध्यान से। अगला पी&एल है। पी&एल के अंदर हमारे पास कौन कौन आता है? 2 COGS आता है। सर वो तो ट्रेडिंग में आता है। अरे भाई मैं पी&एल ट्रेडिंग और पी&एल एक साथ ही बनाता हूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंट्स नहीं है, मेरा सब कुछ एक साथ ही चलता है। 2 COGS आ गया। और भाई लोगों में साथ ही साथ क्या लिखने वाला हूँ? बोलो, सेल्स लिखने वाला हूँ। तो मैंने बाय में क्या लिखा? सेल्स लिखा। अब 2 COGS आ गया और बाय में सेल्स आ गया। अब कौन बचेगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। और जब मैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगा और इसके बाद नीचे में जब बाय ग्रॉस प्रॉफिट ले लूंगा, तो ये बात ध्यान रखना, 2 में कौन बचेगा? 2 में मेरा बचेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बचेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल है भाई लोगों, एडमिन है और सेलिंग है। ध्यान रखना, एडमिन है और सेलिंग है। और जब ये लिख दूंगा तो इसके बाद मेरे पास आएगा 2 इंटरेस्ट, और जब मैं 2 इंटरेस्ट लिख दूंगा तो उसके बाद मेरे पास आएगा 2 नेट प्रॉफिट। भाई लोगों 2 नेट प्रॉफिट आ गया। ये मेरा पी&एल खत्म हो गया। क्या आप बात करते हो सर? और ये इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट जो है, अरे कहाँ गया भाई? अरे भाई ये जो इंटरेस्ट है सर, आप इसका मतलब ये कहना चाहते हो नॉन ऑपरेटिंग है? हाँ भाई लोगों ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। ये कौन सा एक्सपेंसेस है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो बोलो तुम्हें ये फॉर्मेट आता था क्या? हाँ सर हमें आता था। तो आता था, तो आप बात सुनो मेरी ध्यान से। ये जो ऊपर वाले 4 आइटम है ना, इनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखोगे, जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है लॉन्ग टर्म के रूप में, जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है कौन से रूप में? लॉन्ग टर्म के रूप में, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। याद रखोगे भाई लोगों। ये जो पहले वाले 2 है ना, पहले वाले 2, इनको अपन बोलते हैं इक्विटी। इनको अपन क्या बोलते हैं भाई लोगों? इक्विटी। क्या तुम लोग याद रखोगे? इन दोनों को इक्विटी बोला जाता है। पहले चारों को क्या बोला जाता है? बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। और पहले दोनों को क्या बोला जाता है? इक्विटी। याद रखोगे। और जब हम इसके अंदर प्रेफरेंशियल कैपिटल और जोड़ देते हैं ना, तो इन तीनों को पता है क्या बोला जाता है? इन तीनों को बोला जाता है नेटवर्थ। और क्या बोला जाता है सर? प्रॉपर्टी फंड। और क्या बोला जाता है सर? शेयर होल्डर फंड। और सर सिर्फ ये जो इक्विटी, इसको भी कुछ और बोला जाता है, इसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला जाता है भाई लोगों। क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो जब इक्विटी लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और जब सब लोगे तो शेयर होल्डर फंड। याद रखोगे, जब सब लोगे तो शेयर होल्डर फंड, और सिर्फ जब इक्विटी लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हाँ भाई याद हो गया सर, याद हो गया। पहले 4 जो हो गए वो कौन हो गए? कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले 3 कौन हो गए? नेटवर्थ, प्रॉपर्टी फंड। पहले 2 कौन हो गए सर? जल्दी से बताओ। पहले 2 हो गए इक्विटी। सर याद रहेगा, याद रहेगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये फिक्स एसेट और करंट एसेट को जोड़ के टोटल एसेट बोलते हैं। क्या बात करते हो सर? ये टोटल एसेट होती है। हाँ, और जब इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो ये पता है क्या बन जाती है? ये हमारी नेट एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है? नेट एसेट बन जाती है। और नेट एसेट का एक और नाम पता है कौन होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नेट एसेट का एक और नाम क्या होता है भाई लोगों? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। क्योंकि जब फिक्स एसेट ले ली, करंट एसेट ले ली, करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो बताओ अपना आप ही क्या ऊपर वाले 4 बज गए? वापस ऊपर वाले 4 बज गए। जल्दी से बोलो, ये कौन हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या एक और नाम नेट एसेट हो गया? हाँ भाई लोगों, एक और नाम नेट एसेट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बैलेंस शीट समझ ली, मजा आ गया, मजा आ गया। अब सुनो, पी&एल के अंदर तुम्हें पता है जब सेल्स में से जीपी माइनस, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो जीपी आता है। और इसके बाद तुम्हें पता है जब जीपी में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और तुम्हें यह भी बात पता है जब इसमें से मैं नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो पूरा पी&एल 3 पार्ट में टूटेगा? हाँ भाई लोगों, बिल्कुल 3 पार्ट में टूटेगा। जो सबसे पहला होगा उसमें से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। हाँ सर होगा। तो कौन आएगा? जीपी आएगा। वेरी गुड। अगले में पता है क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। तो तुम्हें पता है कौन आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। वाह सर मजा आ गया, क्या बात बताइए। और एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, इन दोनों को मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ओ सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करी, सेल्स में से अगर क्या माइनस करी? ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो सर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ भाई लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सर आप 3 पार्ट में तोड़ना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करना चाह रहा हूँ। और पता है तुम्हें, अगर मैं सेल्स में से क्या माइनस करूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
और क्या माइनस करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या माइनस करूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो पता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल यही बात करता हूं मैं। तो बोलो सेल्स में से सिर्फ सीओजीएस माइनस किया तो जीपी, सीओजीएस के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इन दोनों को मिला के क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। हाँ सर बोला जाता है। सेल्स में से सीओजीएस भी माइनस किया, ऑपरेटिंग भी माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस किया, सर नेट प्रॉफिट बोला जाता है। हाँ भाई लोगों, नेट प्रॉफिट बोला जाता है। मजा आ गया। अब एक होता है इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट पता है कैसे बनता है, ऊपर लिखते हैं हम सेल्स, और सेल्स में से हम पता है क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। पता है कौन आता है, कंट्रीब्यूशन। पता है कौन आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। क्या बात करते हो सर, कंट्रीब्यूशन आ गया। पता है फिर कौन माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। पता है कौन आता है, ईबीआईटी आता है। क्या बात करते हो सर, ईबीआईटी आता है। हाँ बिल्कुल ईबीआईटी आता है। फिर पता है किसको माइनस करते हैं, हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। ओहो, फिर क्या आता है, ईबीटी आता है। हाँ सर बिल्कुल ईबीटी आता है। फिर उसके बाद कौन माइनस करते हैं सर, हम टैक्स माइनस करते हैं। ओहो, टैक्स माइनस करते हैं। कौन आता है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। मजा आ गया, मजा आ गया। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं पीएस डिविडेंड। पीएस डिविडेंड जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो इक्विटी के लिए बचेगा, उसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बोलते हैं। ओहो, मजा आ गया। और तुम्हें पता है इसमें से फिर कौन माइनस कर देंगे, हम ईएस डिविडेंड माइनस कर देंगे। कौन माइनस कर देंगे, ईएस डिविडेंड। और जब ईएस डिविडेंड माइनस कर देते पता है कौन आता है, हमारे पास आता है रिटेन अर्निंग्स। ओह, समझ आई बात। कौन आता है बोलो भाई लोगों, रिटेन अर्निंग्स आता है। ये कुछ फॉर्मेट्स थे जो मैंने तुम्हें बता दिए, जो पूरे रेशियोज में काम आते हैं, क्योंकि रेशियोज इन तीन स्टेटमेंट के आसपास ही घूमते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट में कुछ और बताना चाहते हो क्या, बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं, प्लीज मत बताना, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, एक बात बता दूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जीपी नहीं होता। ये तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन में ले डूबेगा। अगर तुमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जीपी कर दिया तो तुम्हें ये ले डूबेगा, ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वेरिएबल में पता है कौन कौन आता है, मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, क्या ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, और क्या इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, वो भी तो वेरिएबल हो सकते हैं। तो तुम्हें पता है जो मैंने ऊपर लिखा ना ये ऑपरेटिंग, क्या ये भी वेरिएबल हो सकते हैं। क्या ये ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसमें भी क्या चीजें वेरिएबल हो सकती है। तो वेरिएबल तो कहीं पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। जब दोनों जगह आ गया तो फिर भाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कैसे हुआ जीपी, ये भी तो वेरिएबल है, नीचे वाला भी तो वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल है। ये फिक्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वेरिएबल भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई लोगों, जब सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तभी कौन आएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन आएगा, कभी भी जीपी नहीं आएगा, याद रख लेना। सर मजा आ गया। तो सर इसमें से जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी क्या आएगा, सर एक बात बता दूं, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्या बात करते हो सर, दिमाग घुमा दिया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, मुझे बताओ। क्या तुमने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, क्या सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। तो अब मुझे बताओ, जब तुमने ये सारी कॉस्ट माइनस कर दी, ये वाली कॉस्ट भी माइनस कर दी, तुमने ये वाली कॉस्ट भी माइनस कर दी, सारी माइनस कर दी, बस इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट बाद में माइनस करोगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो नॉन ऑपरेटिंग बाद में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग सारी माइनस कर दी। हाँ बिल्कुल, जब सारी ऑपरेटिंग माइनस कर दी तो जो प्रॉफिट आएगा क्या वो भी ऑपरेटिंग आएगा। हाँ सर बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो तुम बात को। अब जब इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो बोलो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, और टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल सर नेट प्रॉफिट आएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट, ईबीआईटी इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों हुआ, एक बार फिर से बता दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इसमें सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो गई। और तुम्हें भी पता है जब सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट जाता है, अभी मैं ऊपर बता के आया, क्या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। हाँ भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो बोलो फटाफट, क्या तुम्हें ये तीनों स्टेटमेंट याद आए, मजा आया मुझे। अब हम कुल मिला के घुस रहे कौन से चैप्टर के अंदर, रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो आओ भाई फटाफट किसके अंदर घुसते, हम रेशियो एनालिसिस के अंदर घुसते हैं। पूरे 10 मिनट लिए मैंने तुम्हें ये चीजें वापस समझाने में। अगर तुम्हें ये चीज आती थी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती थी तो जो अभी तक 10 मिनट हुए इसको 10 बार सुनो और ये चीजें करो, अदरवाइज ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। और अगर ये तुमने सुन लिया तो मैं पक्का कह रहा हूं, ये जो वन शॉट है ना, एकदम वन शॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हें कभी भी जिंदगी में रेशियो एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। भाई लोग तुम पढ़ा सकते हो इसके बाद, तुम्हें पता है ये बात इतना खतरनाक मैं बता दूंगा, बट ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आओ भाई लोगों, हमारे पास कितने रेशियोज है, जल्दी से बोलो। हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज है, हमारे पास लेवरेज रेशियो है, हमारे पास एक्टिविटी रेशियो है, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। अगर तुमने पिछले वाले 3 स्टेटमेंट सुने तो मैं गारंटी ले रहा हूं, एक फॉर्मूला याद नहीं करना, एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना, इस बात की तो गारंटी है भाई लोगों। फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे वन शॉट के अंदर। तो आ जाओ फटाफट आ जाओ। सर इसके क्वेश्चन भाई लोगों बहुत सारे 72 क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन इसके नहीं, मैंने 72 क्वेश्चन अलग किए हैं। वो 72 क्वेश्चन ऐसे जो तुम एग्जाम में करे बिना जा ही नहीं सकते। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत कर देंगे, तो वो 72 क्वेश्चन करने तो तुम कैसे करोगे, वन शॉट देखोगे और वन शॉट के बाद वो 72 क्वेश्चन करोगे। ध्यान रख लेना, वो 72 क्वेश्चन करोगे, करने ही करने हैं। उसमें रेशियोज के 10 क्वेश्चन होंगे, वो 10 के 10 रेशियोज के क्वेश्चन करने, उसको छोड़ के नहीं जा सकते, कसम खा लेना। वो 10 क्वेश्चन हम नहीं छोड़ के जाएंगे। इसका लिंक मैं तुम्हें टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जो इसके वन शॉट के
जो वन शॉट क्या इसका जो क्वेश्चन बैंक है, जो 72 क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें किधर शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा। तो आ जाओ भाई लोगों, फटाफट स्टार्ट करते हैं एक एक करके रेशियोज। सर कौन सा करे, मैं इसमें करता हूँ टीपी टीपी टॉप व्हाट कलर यू वांट, तो मैं आई वांट एक्टिविटी रेशियोज, आई वांट एक्टिविटी रेशियोज। तो आ जाओ भाई लोगों एक्टिविटी रेशियोज पे आ जाओ। एक्टिविटी 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 वो एक्टिविटी एक्टिविटी आ गया। सबसे पहले आ गया एक्टिविटी रेशियोज, फिर आ गया एफिशिएंसी रेशियो, फिर आ गया परफॉर्मेंस रेशियो, फिर आ गया टर्नओवर रेशियो। मैं तुम्हें इसके सारे भेद खोल दूं? हाँ सर खोल दो, भेद खोल दो। तो देखो भाई लोगों, अभी मैंने तुम्हें एक बैलेंस शीट बताई थी, किसी को बताना मत, ये पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त है, कोई रोकेगा नहीं मुझे। क्या यहाँ पे फिक्स एसेट है, क्या यहाँ पे करंट एसेट है, ये सिर्फ एसेट की बात करता है। क्या यहाँ पे फिक्स एसेट है, क्या यहाँ पे करंट एसेट है, क्या यहाँ पे टोटल एसेट है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या यहाँ पे नेट एसेट भी है जो तुम्हें दिख नहीं रही, मुझे तो दिख रही है। एक फिक्स एसेट है, एक करंट एसेट, एक टोटल एसेट है, क्या एक नेट एसेट भी है? हाँ सर, जब अगर यहाँ पे करंट लायबिलिटी होगी तो नेट एसेट भी होगी, नो डाउट। तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या नेट एसेट भी है? तो मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से देखो, 4 एसेट दिखाई दे रही है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, नेट एसेट। अभी मेरी नजरें गिर जाती। तो बोलो फिक्स एसेट, टोटल एसेट, नेट एसेट, करंट एसेट, 4 है। अब पता है तुम्हें फिक्स एसेट कितनी सेल्स जनरेट करता है, फिक्स एसेट कितनी सेल जनरेट करता है इज नोन एज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट कितनी सेल जनरेट करता है इज करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट कितनी सेल जनरेट करता है इज नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट इज आल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो और आल्सो नोन एज कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट कितनी सेल जनरेट करता है इज नोन एज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या बात करते हो सर, 4 फॉर्मूले याद करा दिया आपने? हाँ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल एसेट टर्नओवर का? ऊपर आएगी सेल्स। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत परेशान करता है, इसका मतलब ये होता है अगर सेल्स नहीं निकल पाती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना, पहली प्रेफरेंस सेल को देनी है। तो मैंने तुम्हें सीधा से बता दिया, सबसे पहले आया टोटल एसेट, तुम्हें देखना ही नहीं, तुम्हें चारों फॉर्मूले याद है, तुम्हें नाम याद है, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर और नेट एसेट टर्नओवर। लो भाई मजे हो गए, मजे हो गए, 4 फॉर्मूले याद हो गए। बोलो क्या होगा, ऊपर सेल्स आएगी, नीचे जिसका टर्नओवर पूछा वो आएगा। मतलब क्या होता है इसका, फिक्स एसेट कितना टर्नओवर जनरेट करेगा, करंट एसेट कितना टर्नओवर जनरेट करेगा, नेट एसेट कितना जनरेट करेगा और टोटल एसेट कितना जनरेट करेगा। बोलो टोटल एसेट कितना जनरेट करेगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। फिक्स एसेट कितना करेगा, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। कैपिटल टर्नओवर मतलब नेट एसेट कितना करेगा, सेल्स अपॉन नेट एसेट। करंट एसेट कितना करेगा, सेल्स अपॉन करंट एसेट। लो भाई मजे हो गए, मजे हो गए, 4 फॉर्मूले गायब कर दिए, 4 फॉर्मूले गायब कर दिए। सब में सेल्स आएगा, अगर सेल्स नहीं निकल पाई तो सब में कौन आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कौन आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। मजा आ गया, चारों फॉर्मूले याद हो गए, चारों फॉर्मूले याद हो गए। तो सर जैसे एफिशिएंसी रेशियोज है, जैसे एफिशिएंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, परफॉर्मेंस रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, हम तो बैलेंस शीट बना के खड़े हो जाए। हाँ खड़े हो जाओ, और क्या लिखो, फिक्स एसेट लिखो, करंट एसेट लिखो, टोटल एसेट लिखो, नेट एसेट लिखो। इन चारों का क्या निकाल दो, टर्नओवर निकाल दो। कैसे निकालोगे, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, सेल अपॉन करंट एसेट, सेल अपॉन टोटल एसेट, सेल अपॉन नेट एसेट। चलो भाई मजे हो गए। अब आगे आ जाओ भाई लोगों, अब इसमें आगे आ जाओ फटाफट। अब मुझे बताओ क्या करंट एसेट के अंदर भी खूब सारी एसेट होती है? हाँ सर, करंट एसेट के अंदर भी खूब सारी एसेट होती है। स्टॉक होता है सर, डेटर होता है सर, स्टॉक होता है, डेटर होता है। मजा आ गया, स्टॉक भी होता है, डेटर भी होता है। और यहाँ पे क्या करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में बोलो क्या हमारे पेबल्स भी होते हैं? हाँ सर पेबल्स भी होते हैं। तो सर 3 टर्नओवर और आ गए, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, पेबल्स टर्नओवर। तो बोलो कितने टर्नओवर रेशियो हो गए, तुम्हें याद ही आ गया, तुम्हें याद ही हो गए कितने टर्नओवर हो गए। फिक्स एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, नेट एसेट, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर और इधर पेबल्स टर्नओवर। खत्म, इतने तो फॉर्मूले हैं। तो 4 वो हो गए, 3 ये हो गए। तो सर इनके फॉर्मूले तो बताओ, मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा? तो बताओ ऊपर कौन आएगा, हमेशा सेल्स आएगी। नीचे कौन आएगा, फिक्स एसेट। ऊपर कौन आएगी, सेल्स आएगी। नीचे कौन आएगा, करंट एसेट। ऊपर कौन आएगा सर, सेल्स आएगी। नीचे कौन आएगा, नेट एसेट। ऊपर कौन आएगा सर, सेल्स आएगी। नीचे कौन आएगा, टोटल एसेट। और बताओ ना सर, और बताओ ना, अब इसका स्टॉक का बताओ ना, स्टॉक का बताओ ना। तो मेरी बात सुन लेना, स्टॉक में ऊपर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चांस दिया जाता है, फिर नीचे कौन आता है बोलो, एवरेज स्टॉक, क्योंकि स्टॉक चेंज होता रहता है। तो नीचे कौन आएगा, एवरेज स्टॉक। सर ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों भाई, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन भाई लोगों कॉस्ट पे होता है। जब नीचे वाला कॉस्ट पे तो ऊपर वाला भी किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। तो नीचे वाला कॉस्ट पे तो ऊपर वाला भी किस पे, कॉस्ट पे। नीचे वाला कॉस्ट पे तो ऊपर वाला भी किस पे, कॉस्ट पे। बोलो नीचे कौन आएगा, स्टॉक आएगा या एवरेज स्टॉक आएगा? सर एवरेज स्टॉक आएगा। एवरेज क्यों आएगा, क्योंकि स्टॉक चेंज होता रहता है भाई लोगों। तो नीचे एवरेज स्टॉक, इस स्टॉक से कितनी सेल जनरेट हुई वो ऊपर आ जाएगी, बट सेल्स आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल पा रहे तो कौन आएगा भाई लोगों, सेल्स आएगी। कौन आएगा, सेल्स आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल पा रहे तो कौन आएगा, सेल्स आएगी, बिल्कुल सेल्स आएगी। सर डेटर टर्नओवर बताओ ना, मजा आएगा। सर डेटर टर्नओवर बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे बताओ डेटर नीचे आएगा तो ऊपर कौन आएगी, डेटर हमेशा उधार बिक्री के होते हैं तो ऊपर
क्रेडिट सेल्स आएगी। ऊपर कौन आएगा? क्रेडिट सेल्स आएगी। ऊपर कौन आने वाला है भाई लोगों? क्रेडिट सेल्स आने वाला है। तो मैं चाहता हूं एक बार तुम्हारे साथ ये फॉर्मूले में वापस से रिवाइज करूं। मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया। तो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ये हमारी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले कौन आता है? फिक्स एसेट आती है, करंट एसेट आता है। करंट एसेट में सर स्टॉक आता है, सर डेटर आता है। मजा आ गया। हाँ। क्या यहाँ पे टोटल एसेट आती है? सर इन सबको जोड़ने के बाद टोटल एसेट आती है। बोलो सर क्या नेट एसेट आती है? बिल्कुल नेट एसेट आती है। नेट एसेट कब आती है? सर जब इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। क्या ये पेबल्स हो गए? अब देखो इतनी बैलेंस शीट बना लो, तुम्हें सारे टर्नओवर आते हैं। हाँ भाई तू आ जा, सबसे पहले आ जा। हाँ आजा 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 आजा। तो बोलो ऊपर कौन आएगा? सेल्स अपन फिक्स एसेट। हाँ अब तू आ जा बेटा, तू आ जा, तू आ जा। सेल्स अपन करंट एसेट। हाँ भाई स्टॉक, तू आ जा, तू आ जा। बट ध्यान रखना ऊपर कौन आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और नीचे कौन आएंगे? एवरेज स्टॉक आएंगे। हाँ डेटा भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। ऊपर कौन आएगा? क्रेडिट सेल्स आएगी। और अपन कौन आएंगे? एवरेज डेटर्स आएंगे। अब आजा भाई टोटल एसेट, तू आ जा। ऊपर कौन आएगा? सेल्स आएगा। अपन नीचे कौन आएगा? टोटल एसेट आएगा। हाँ भाई नेट एसेट, तू आ जा। ऊपर कौन आएगा? सेल्स आएगा। नीचे कौन आएगा? नेट एसेट आएगा। अब पेबल्स बच गए, तो नीचे पेबल्स आएगा। बट पेबल्स सबको पता है परचेज के होते हैं, परचेज के होते हैं, परचेज के होते हैं। तो ऊपर कौन आएगा? क्रेडिट परचेज आएगा। नीचे पेबल्स एवरेज आएंगे, ध्यान रखना भाई लोगों। तो नीचे कौन आएंगे? एवरेज पेबल्स आएंगे। नीचे कौन आएंगे? एवरेज पेबल्स। सर मजा आ गया, क्या फॉर्मूले याद हुए? ये तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते इसको। और देखो सर एक बार और लिखवा दो फॉर्मूले, हमें याद हो जाएंगे। क्या बात करते हो सर? एक बार और लिखवा दो। हम खुद बोलना चाहते हैं, बस हम बोलते जाते हैं। अब लिखते चलो। चलो बोलो बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है, तुम्हारे घर से सुनाई दे रहा है। सर सबसे पहले तो फिक्स एसेट लिख लो। सर इसका टर्नओवर बता दो। तो सर इसका सेल्स अपॉन फिक्स एसेट आ जाएगा। मजा आ गया। सर आप एक काम करो, अगला करंट एसेट लिख लो। हाँ लिख लिया, तो ऊपर लिखो सेल्स, नीचे कौन लिखो? करंट एसेट। सर मजा आ गया। सर अगला आप एक काम करो, टोटल एसेट लिख दो और मजा आ जाएगा। तो ऊपर सेल्स आ गया, नीचे कौन आ गया? टोटल एसेट आ गया। ओहो हो। सर नेट एसेट भी लिख दो ना, तो ऊपर कौन लिख दो? सेल्स लिख दो, नीचे कौन लिख दो? नेट एसेट लिख दो। मजा आ गया। सर एक काम करो ना, चार आपने लिख दिया। अब आप स्टॉक के पास जाओ। तो मैं स्टॉक के पास गया, तो मैंने कहा स्टॉक टर्नओवर है, बताना स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो वो पता है क्या बोलता है? मैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आदमी हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नीचे कौन आ गया? एवरेज इन्वेंट्रीज आ गया। ठीक है, फिर अगला कौन आ गया? बोलो डेटर आ गया। डेटर में ऊपर कौन आती है? क्रेडिट सेल्स आती है। ऊपर कौन आती है? क्रेडिट सेल्स आती है। और नीचे कौन आता है? बोलो एवरेज डेटर्स आते हैं। बोलो डेटर आ गए। पेबल्स आ गए। बोलो पेबल्स में नीचे कौन आता है? एवरेज पेबल्स आते हैं। और ऊपर कौन आता है? बोलो हमारे क्रेडिट परचेज आती है। ऊपर ये क्रेडिट सेल थी, ठीक है, क्रेडिट सेल्स। और ये कौन आ गई? क्रेडिट परचेज आ गई। ठीक है, देखो भाई लोगों, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, बट वो डिटेल यहाँ पे करके फायदा नहीं है। अब तुम्हारे एग्जाम, अब तुम्हें वन शॉट चाहिए, खेल खत्म। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी आगे जो 3 फॉर्मूले बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। तुमने कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होगा, दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। तो देखो इधर ध्यान से देखना। यहाँ पे स्टॉक है ना, इस स्टॉक को होल्ड भी किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड। प्यार से बोलेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इसको स्टॉक को होल्ड किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक होल्डिंग पीरियड। मजा आ गया सर? इसका मतलब आप कहना चाहते हो स्टॉक होल्डिंग पीरियड। सर वो फॉर्मूला बहुत मुश्किल से याद रहता है, क्या करना है? फॉर्मूले को उल्टा करो और इंटू 360 कर दो। क्या बात करते हो सर? ऊपर आएगा एवरेज इन्वेंट्री, नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इंटू 360। क्या आप ये कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर मंथ में तो 12 और अगर वीक्स में तो 52। सर समझा दो थोड़ा सा। क्यों समझा दो? मैं नहीं समझाता, मैं नहीं समझाता। चलो थोड़ा सा समझा दूंगा, तुम बोलोगे तो। बोलो ये बात हो गई, इतनी सी बात हो गई, अभी समझा देंगे। बट पहले याद तो करो, क्या डेटर है? डेटर टर्नओवर है। तो सर इसका तो मतलब आप डेटर कलेक्शन पीरियड भी आपका यही तरीका होगा, उल्टा करके इंटू 360। बिल्कुल। ऊपर आएगा एवरेज डेटर, नीचे आएंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या? क्रेडिट सेल्स। इंटू कौन आएगा? बोलो 360। इंटू कौन आएगा? इंटू कौन आएगा? 360। इंटू कौन आएगा? 52। और इंटू कौन आएगा? बोलो 12। कुछ भी आ सकता है, डेज में, वीक में, किस पे डिपेंड करेगा। तो सर इसका क्या होगा? सर हमें आता है, बताने की जरूरत नहीं है। उल्टा करो, एवरेज परचेज आएगी, सॉरी एवरेज पेबल्स आएंगे। नीचे कौन आएगा? क्रेडिट परचेज आएगी। इंटू 360 आएगा। और इंटू कौन आएगा? 12 आएगा। इंटू कौन आएगा? 365 आएगा। मजा आ गया सर? ये तो सारे फॉर्मूले याद हो गए। ऐसे तो कभी याद नहीं हुए, मैंने तुम्हें बोला ही था पक्का याद हो जाएंगे। इतने फॉर्मूले हो गए सर, आपने एक बारी में बता दिए। इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 वो जो इनके उल्टा करके 360, उल्टा करके 360, उल्टा करके 360। तो टोटल कितने हो गए सर? आप कहना चाहते हो 10 फॉर्मूले हो गए। बिल्कुल 10 फॉर्मूले हो गए। अगर तुम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को भी एक और फॉर्मूला मानते हो तो मान लो। तो ये तुम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, अब तो हम कर सकते हैं। ऊपर सेल्स आएगा और नीचे कौन आएगा? वर्किंग कैपिटल। चल भाई फ्री। लो 11 हो गए, 11 फॉर्मूले हो गए। मजा आ गया? अब तो सर याद हो गए, तभी तो ये वन शॉट है। एक शॉट और खेल खत्म। क्या ये वन शॉट है? बिल्कुल वन शॉट है। तो अब आ जाओ, अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देता हूं। मैं तुम्हें डेटा टर्नओवर वाला समझा देता हूं, मेरा बहुत इच्छा कर रही है। डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ऊपर कौन आती है? बोलो क्रेडिट सेल्स आती है।
ऊपर कौन आती है, क्रेडिट सेल्स आती है, और नीचे कौन आता है बोलो, एवरेज डेटर आता है। नीचे कौन आता है, एवरेज डेटर आता है। इसका मतलब पता है, मान लो क्रेडिट सेल 600 की है, क्रेडिट सेल कितने की है, 600 की है, और नीचे डेटर है 60 के, डेटर है 60 के। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर डेटर 60 के और सेल 600 के, इसका मतलब ये डेटर 10 बार घूमे हैं। 60 रुपये मैं इनको बेचता था, ये 60 रुपये मेरे को देते थे, मैं फिर से 60 रुपये का बेचता था, फिर 60 रुपये देते थे, फिर 60 रुपये का बेचता था, फिर 60 रुपये देते थे, तभी तो सेल 600 की हो गई। तो इसका आंसर आ गया 10। डेटर टर्नओवर 10, डेटर टर्नओवर रेशो आ गया 10। सर डेटर टर्नओवर रेशो 10 आ गया, इसका मतलब डेटर 10 बार घूमते हैं। डेटर कितनी बार घूमते हैं, 10 बार घूमते हैं। तो 10 बार घूमते हैं, 360 दिन में जब 10 बार घूमेंगे तो मुझे बताओ एक बार कितने टाइम में घूमेंगे, 36। इसका मतलब 36 डेज में वो मेरे को पेमेंट कर देते। तो 36 डेज में पेमेंट कर देते, इसका मतलब हो गया डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। तो बोलो टोटल 600 की सेल होती थी, जिसमें 60 की सेल डेटर कराते थे। तो इन्होंने 10 बार सेल कराई होगी, तभी तो 600 की हुई होगी। तो डेटर खरीदा, पैसा दिया, खरीदा, पैसा दिया, खरीदा, पैसा दिया, खरीदा, पैसा दिया, ऐसा कितनी बार किया होगा, 10 बार। तो बोलो डेटा टर्नओवर कितना आ गया, 10 बार आ गया। और डेटा टर्नओवर 10 बार आने के मतलब है कि साल में वो मेरे को हर 36 डेज से पैसा दे देते थे। तो ये डेटा कलेक्शन पीरियड हो गया। तो सर आपने डेटा कलेक्शन पीरियड का तो कुछ और फॉर्मूला बताया था, उल्टा करके इंटू 360, वही तो हुआ है। तो बोलो ऊपर कौन आ गए, एवरेज डेटर, नीचे कौन आ गए, क्रेडिट सेल्स, इनटू कौन आ गया बोलो 360। तो यही तो किया है, इसको मैंने उल्टा ही तो किया है। इसका आंसर 10 आया था, 10 नीचे तो लेके गया हूं मैं। तो सर इसका मतलब इसका एक और फॉर्मूला है, हाँ इसका एक और फॉर्मूला है, याद करो ना, 360 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। ये लो एक और फॉर्मूला है। और एक और क्या फॉर्मूला है, उल्टा करके इंटू 360। उल्टा करेंगे तो ऊपर कौन जाएगा, एवरेज डेटर, नीचे कौन आएगा बोलो, क्रेडिट सेल्स, इनटू कौन जाएगा 360। ये दोनों फॉर्मूले किसके, कलेक्शन पीरियड के। क्या सर होल्डिंग पीरियड में भी ऐसा होता है, बिल्कुल। जैसे होल्डिंग पीरियड है तो उसका हो जाएगा 360 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर पेबल्स में भी ऐसा होता है, बिल्कुल 360 अपॉन पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब सर हमें इन फॉर्मूले में कोई नहीं हिला सकता, तुम्हें पहले भी कोई नहीं हिला सकता, तो तुम डरो मत, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। कौन से रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज कंप्लीट हो गए। तो आओ इसको टिक करें। नमस्कार भाई साहब, चलते हैं हम, बाय 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 बाय, आपका काम हो गया। अब आ जाओ, अब अपन अगले चलते हैं। टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, आई वांट रिलेटेड टू सेल्स। क्या रिलेटेड टू सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स। ओ सर आप जानबूझकर से कर रहे हो, टिपी टिपी टॉप तो नाटक है क्या, ये भी सारे सेल्स से रिलेटेड थे, हाँ क्या ये भी सेल्स से रिलेटेड, ओ तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में चलो। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो यूं हो जाएंगे, यूं आंखें बंद करके। तो आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। ये रे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया है, ये मेरा तरीका है। कोई किसी को नहीं बताएगा किस कैसे पढ़ा दिया, ये क्या कर दिया सर आपने। तो क्या यहाँ पे बाय सेल्स आएगा, यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, यहाँ टू जीपी आएगा, हाँ आएगा आएगा आएगा, आ गया वो आ गया बाय जीपी। क्या यहाँ पे टू एडमिन एंड सेलिंग आएगा, टू एडमिन, ये ऑपरेटिंग होते ध्यान रखना, टू एडमिन और सेलिंग। क्या अभी मैं पीछे ऐसा फॉर्मेट निकलवा के आया था, टू एडमिन टू सेलिंग। और यहाँ पे आएगा कौन, टू 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 कौन आएगा, टू इंटरेस्ट। और यहाँ पे कौन आएगा, टू टैक्स। और यहाँ पे कौन आएगा, टू नेट प्रॉफिट। पता है क्या है, इन सब के रेशो सेल्स पर निकाल दो, खत्म। ये भाई आजा, तू आजा, सबसे पहले ले आजा, इस पे फॉर्मूला निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। ये ले भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। बहुत बढ़िया, तुम दोनों भी आ जाओ, तुम दोनों भी आ जाओ। ये दोनों मिला के कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो भाई तू भी आ जा, एडमिन प्लस सेलिंग अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ भाई तू भी हो गया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, इंटरेस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ए तू भी आ जा ना, तू भी आ जा। ए टैक्स को मत ले लेना, टैक्स कभी भी सेल पर नहीं लगता, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। टैक्स का कभी भी परसेंटेज सेल पे नहीं निकलेगा, याद रख लेना, टैक्स का परसेंटेज कभी भी सेल पर नहीं निकलता। तो बाकी सबका निकल गया। तो बाकी सबका पहला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगला हो गया जीपी रेशो, अगला हो गया एडमिन रेशो, अगला हो गया सेलिंग रेशो। दोनों मिला के कौन से हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। अगला हो गया इंटरेस्ट रेशो, इंटरेस्ट हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है तो इसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो। कौन सा रेशो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो। और फिर कौन आ गया सर, नेट प्रॉफिट बच गया, तो नेट प्रॉफिट भी ले लो। तो अगला हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। अगला कौन हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो। सर मजा आया, एक बार और बता दो सर, एक बार और बता दो। लो आओ ना, एक बार और बताता हूँ क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई। ये तुम्हारे सामने एक P&L अकाउंट है, इसमें बाय में कौन आएगा, सेल्स आएगी, टू में कौन आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले इसका रिवीजन कराया था। फिर कौन आएगा, टू जीपी आएगा, फिर कौन आएगा सर, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, फिर कौन आएगा सर, टू इंटरेस्ट आएगा, फिर कौन आएगा, टू टैक्स आएगा, और फिर कौन आएगा, टू नेट प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे बाय जीपी आ गया,
सर सबके परसेंटेज किस पे निकाल दो, सेल पर। पहला फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, अगला हो गया जीपी का फॉर्मूला, अगला हो गया इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, अगला हो गया जीपी रेशियो, उसका अगला हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, उसका अगला हो गया फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो जिसमें इंटरेस्ट आएगा, अगला टैक्स आएगा नहीं क्योंकि टैक्स कभी भी सेल पर नहीं निकलता, और अगला आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। बीच में एक चीज छुपी हुई है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने तुम्हें बताया था, और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। तो जब ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेंगे तो ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। कौन सा रेशियो आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और जब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात करेंगे अपन तो ध्यान रख लेना, जब सेल्स में से क्या माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो नीचे सॉरी हाँ सेल्स में से माइनस करूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऊपर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो दो फॉर्मूले इसमें छुपे हुए थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसको जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जोड़ते तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, उसका रेशियो निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो पहले सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो बोलो फटाफट कितने फॉर्मूले हो गए इसके अंदर, आ जाओ मेरे साथ। क्या जीपी रेशियो आता है, जीपी बटा सेल्स इनटू 100। क्या तुम्हें नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था नेट प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो क्या ये अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 भी हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर इसको प्री टैक्स लेंगे तो क्या ये अर्निंग बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 हो जाएगा, हाँ सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, और सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो गया सर सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, और सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो। वेरी गुड भाई लोगों, तुम्हें सब आता है। और तुम्हें पता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी, हाँ सर आपने बताया था ईबीआईटी। तो ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100 भी क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। तुम्हें एक्सपेंसेस रेशियो में आ जाओ, एक्सपेंसेस रेशियो में क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो हो गया। क्या एडमिन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। ऑपरेटिंग मैंने बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ गए, नीचे कहता है इट एक्सक्लूड टैक्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट गुड डिस्ट्रॉयड। ये तीनों चीजें बाहर रखनी है, बाय चांस क्वेश्चन में आ जाए तो। क्यों रखनी है बाहर, क्योंकि दीज आर नॉट रिलेटेड विद सेल्स, तो यू कांट टेक परसेंटेज ऑन सेल्स। तो प्लीज इस पे सेल्स पे परसेंटेज मत लेना। किस किस को बाहर कर देना, टैक्स को, लॉस ड्यू टू थेफ्ट को, और गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर को बाहर कर देना। ये बात तुम्हें समझ आ गई बात। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, बाय चांस तुम्हें क्वेश्चन में दे दे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, तो ध्यान रख लेना ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एक ही बात होती है। ऑपरेटिंग रेशियो बोलो भले ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलो, एक ही बात होती है। तुम्हें क्वेश्चन में दे दे ऑपरेटिंग रेशियो 40%, तो समझ जाना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट है, 60% है। तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दे 40%, तो समझ जाना जो जीपी का परसेंटेज है वो 60% है। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अगर ये 30 है तो ये 70 है, अगर ये 40 है सॉरी ये 60 है तो ये 40 है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। सर ये कौन दोनों है जिनके बीच में रिलेशन है, तो बता देता हूँ। एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में रिलेशन, और एक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी के बीच में रिलेशन। ये बात तुम लोग याद रखोगे। सर मजा आ गया, आपने एक तो P&L खोल के रख दिया और एक आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड खोल के रख दी। इनसे हमारे दो रेशो कवर हो गए, बिल्कुल भाई लोगों, दो रेशो कवर हो गए। तो आओ ऊपर आके इनको टिक कर दे। चल भाई तेरा भी काम हो गया, मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अब आ जाओ फटाफट, अब हम करना चाहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। क्या बात करते हो सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में गए और आप कैपिटल स्ट्रक्चर पे गए। प्रॉफिटेबिलिटी में कैपिटल स्ट्रक्चर आता है क्या, पागल हो क्या तुम लोग। वो आता है लेवरेज रेशियोज में। किसमें आता है, लेवरेज रेशियोज में। तो लेवरेज रेशियो एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे, एक सेकंड, एक छोटा सा और करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ मैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आओ तुम, ये वाला रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये छोटा सा, इसको फटाफट करा देते हैं। ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू वाला बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। इसको 2 मिनट के अंदर अंदर करा देते हैं। आ जाओ भाई लोगों, एक कहाँ है ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा। ये 3 ही फॉर्मूले इसके अंदर, और उन 3 में से भी 2 तो फॉर्मूले है ही नहीं, फॉर्मूला तो एक ही है। पता है क्या है, मुझे बताओ। क्या हम यहाँ पे पहुंचे थे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, फिर हमने से क्या इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस किया था, याद है मैंने पीछे भी स्टेटमेंट में तुम्हें बनवाया था। क्या यहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ तक आ गए थे। बस इन तीनों के साथ खेलना है हमें, इन तीनों के साथ खेलना है। आओ मीनो सुपर सेलो, आओ खेलो हमारे साथ। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर डिविडेंड, और पीछे बचा रिटेन अर्निंग्स। अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 100 रुपए है और इक्विटी शेयर डिविडेंड 40 रुपए है, तो रिटेन अर्निंग कितने रुपए है बोलो, 60 रुपीज है। रिटेन अर्निंग्स कितने रुपीज है बोलो, 60 रुपीज है। रिटेन अर्निंग्स हमारे कितने रुपीज है बोलो, 60 रुपीज है। तो अब सर एक बात बताओ ना, क्या करें अब इसके बाद। अब आप इसके बाद एक ही काम करो, इस इक्विटी शेयर को डिविडेंड जो है ना, पहले ये ध्यान रख लेना ये पर शेयर होना चाहिए, तो इसका ईपीएस निकालना सीखो। ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है ना, ये भी पर शेयर होनी चाहिए। तो ये मैंने गलती से बोला ईपीएस,
ईपीएस गलती से बोला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसका ईपीएस निकाल लो और इसका डीपीएस निकाल लो। इसका मतलब ये दोनों टोटल में गिवन होंगे, इसको पर शेयर निकाल लो। अब मैं मान के चलता हूँ कि टोटल में ये गिवन है 1 लाख रुपए, ये गिवन है 40,000 रुपए, ये गिवन है। तो मजा नहीं आ रहा, पहले इसको पर शेयर में डिवाइड करो। मान लो मेरे पास शेयर है 10,000, तो मैं इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या 10 रुपये आएगा। और जब मैं इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा आंसर 4 रुपये आएगा। तो ये बात मुझे पता चल गई, मेरा ईपीएस डीपीएस पता चल गया, ईपीएस डीपीएस। तो ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो सर आपने अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला, एक बार बता दो। मैंने अर्निंग पर शेयर निकाला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर आपने डीपीएस कैसे निकाला, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, डिविडेंड ऊपर आएगा डिविडेंड और नीचे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। सर इससे डीपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस भी आ गया, डीपीएस भी आ गया, ईपीएस भी आ गया और डीपीएस भी आ गया। अब क्या करना है सर, अब ये पता लगाना है हमने डीपीएस कितना बांटा ईपीएस में से। तो अगर ईपीएस 10 आया, डीपीएस 4 आया, क्या हमने 40% बांटा। फॉर्मूला क्या बना, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। चल भाई 40% आंसर आ गया। इसको बोलते हैं डीपीओ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट। तो बोलो डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला क्या हो गया। सर डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला हो गया डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। सर डीपीएस कैसा है, ईपीएस कैसा है, आपने बता दिया। यही 3 फॉर्मूला है, पहले ईपीएस निकलवाएगा, फिर डीपीएस निकलवाएगा, फिर डीपीएस का ईपीएस पे परसेंटेज निकलवाएगा। अब एक बात और बता दूं, जैसे मान लो डीपीएस है 40%, तो ध्यान रख लेना रिटेन अर्निंग्स होगा, रिटेन अर्निंग्स होगा 60%, क्योंकि जो बांटा नहीं वो पड़ा रह गया। तो अगर ये 40% है तो ये कितना होगा 60%। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो अगर एक चीज़ 40 है तो दूसरी 60 है, बिल्कुल। तो इसमें हमने क्या क्या किया, ईपीएस निकाला, डीपीएस निकाला और फिर डीपीएस का ईपीएस पे परसेंटेज निकाला। चल भाई तू भी जा, दुआ में याद रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट, मज़ा आ गया। 3 फॉर्मूले हमें एकदम ढंग से याद हो गए, मैंने तो कहा ही था तुम्हें याद हो जाएंगे। तो आओ फटाफट, कहाँ गया कहाँ गया वो चार्ट, कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया, हो गया ये रहा। चल भाई बाय 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 बाय। अब हमारे पास कितने बच गए, कितने आदमी थे रे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, अब कितने बच गए रे, अभी बचे हैं। तो आ जाओ फटाफट। अब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, आई लव कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ब्यूटीफुली डिजाइंड, आई लव कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो आ जाओ, ये आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में, ये हमारे किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में। कौन आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। तो आ जाओ भाई लोगों, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में आ जाओ। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज ये रहे, इतने आसान है ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। कितने रेशो हैं बोलना एक बार, कैपिटल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 रेशो। आंखें बंद करके याद हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। तुम्हें मैंने बताया था क्या, यहाँ पे इक्विटी आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, फिर यहाँ पे क्या रिजर्व एंड सरप्लस आता है। बट मुझे ये बता दो क्या दोनों मिला के सिर्फ इक्विटी बोला जाता है, ये वर्ड याद रखना, दोनों मिला के क्या बोला जाता है, इक्विटी। तो इसको हटाओ और मैं क्या इन दोनों को मिला के इक्विटी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। कैपिटल मत लिखना, वो सिर्फ कैपिटल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ दोनों कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के इक्विटी होता है। फिर मैं अगला लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर अगला मैं लिख रहा हूँ डेट, फिर मैं अगला लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी। अब मैं तुम्हें बताऊँ बहुत आसान है, ये कौन आ गया टोटल लायबिलिटी, ये कौन आ गई टोटल एसेट। अब अपने को बहुत आसान है, पहला रेशो कौन सा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूँ क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी, मैंने तुम्हें अभी बताया था। भले कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो भले नेट एसेट बोलो एक ही बात है, भले कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो भले नेट एसेट बोलो एक ही बात है। अब बहुत आसान है, पहला कौन सा रेशो है, इक्विटी रेशो। बताऊं क्या बोलता है इक्विटी रेशो, देखो कहता है मैं 100 हूँ, तू 20 है, तू 30 है, तो हम तीनों मिला के कितने हैं 150। अब बता दे मैं तुम में से कितना हूँ। ये क्या बात बोली सर आपने, इक्विटी 100 है, प्रेफरेंस 20 है और डेट 30 है, हम तीनों मिला के 150 है। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 150 है, 150 है। इक्विटी बोलता है अब बता मैं तुम तीनों में से कितना, तो सीधी सी बात 100 डिवाइडेड बाय 150। तो यही तो इक्विटी रेशो। ऊपर कौन आएगा, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट। तो यही तो करा उसने, हम तीनों मिला के। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर आ गया इक्विटी डिवाइडेड बाय कौन आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट, इट इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट। क्या बात करते हो सर, इसका मतलब ये हरकत तो डेट भी करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बोलेगा तू 100 है, तू 20 है, मैं 30 हूं, तो बता मैं कितना हूं तुम तीनों में से, अपन तीनों में से मैं कितना, तो 30/150। ए सर ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे फॉर्मूले याद करा रहे हो, ये तो हमने इतना टाइम लगाया इसमें, मैं क्या करूं। तो बोलो फटाफट कौन आ गया,
ऊपर कौन आ गया 30 अपॉन कौन आ गया 150। अब इसने ऊपर क्या लिया हुआ है टोटल डेट, टोटल डेट लिया हुआ है। अब चाहो तो इसमें तुम लॉन्ग टर्म डेट लोगे तो भी सही माना जाता है और टोटल डेट लोगे तो भी सही माना जाता है। ठीक है, दोनों सही माने जाते हैं। टोटल डेट लोगे तो भी सही माना जाएगा, नीचे नोट लिखा हुआ है भले तुम पढ़ लेना। ठीक है, इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डिवेंचर, डेफर्ड पेमेंट, सब कुछ लिखा हुआ है, बाइंग इक्विपमेंट, बैंक बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड अदर इंटरेस्ट बीइंग। अब देखो इसमें फिर वही बोल रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी लोगे चलेगा, बट हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है क्यों? क्योंकि देखो रेशियोज क्या है, रेशियोज बनाए गए हैं, सबके ऊपर बेस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल डेट लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे क्या बोला है, तुम शॉर्ट टर्म भी लोगे लॉन्ग टर्म भी लोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसे ही लेना पड़ेगा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। वो बोलेगा डेट रेशियो, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा डेट रेशियो। अगर डेट रेशियो बोलेगा तो ब्रैकेट में वो क्लैरिफाई करके देगा टोटल डेट अपॉन नेट एसेट, या फिर क्या बोलेगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेट एसेट। तो सर हम क्या माने, अगर कुछ ना गिवन हो तो टोटल डेट मानना, क्योंकि अपनी बुक में भी क्या है टोटल डेट है। तो बोलो टोटल डेट है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, मैं क्या कर सकता हूँ, बट ठीक है जो भी है। तो तुम इसको क्या लिख दोगे, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेट एसेट भी याद रखोगे, टोटल डेट अपॉन नेट एसेट भी याद रखोगे। बट याद करने का तरीका ये रहेगा, अगर मैं 30 तो मैं तुम में से कितना। अब वो बोलता है करंट लायबिलिटी भी साथ ले लो, तो करंट लायबिलिटी का रेशो का इससे क्या लेना देना भाई, समझ रहे हो बात को? अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो जो रेशो बने हुए वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम तो ये याद रखो तुम में से मैं कितना। नॉर्मली लॉन्ग टर्म डेट ही होता है, बट क्वेश्चन में बोल दे टोटल डेट तो ले लेना, और कुछ ना बोले तो भी टोटल डेट ही लेना। ठीक है, याद रखना, बट कौन से रेशो में, डेट रेशो में। तो डेट रेशो का पहले बोलो, इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला, इक्विटी मैं तुम में से कितना। अगला कौन हो गया, डेट रेशो मैं तुम में से कितना। अब संकट यही है, डेट लॉन्ग टर्म ले या शॉर्ट टर्म ले, तो कुछ ना लिखा हो तो दोनों ले लेना, और वैसे नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होता है, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में हमेशा हिंट गिवन होती है। तुमने इतने सारे क्वेश्चन करे होंगे, कभी ये बात अड़ी नहीं होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में हिंट गिवन होती है। अपना इंस्टीट्यूट इतना इंटेलिजेंट है, किस चीज़ की हिंट देनी है और किस चीज़ की नहीं देनी उसको पता है। ठीक है, अगर बाय चांस फ्री भी ना दे तो टोटल ले लेना भाई लोगों। ठीक है, अच्छा अब बताओ, पहले इसने बोला मैं तुम में से कितना, मैं तुम में से कितना। अब दोनों आपस में भिड़ लिया, हम दोनों एक दूसरे में से कितने, डेट इक्विटी रेशो। ये सही में यही रेशो बने हुए हैं, तुम्हें पता है, ये सारे आपस में परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, अब इसका भी लॉजिक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लॉजिक है। अगर मैं समझाने बैठा तो फिर ये वन शॉट नहीं रहेगा ना भाई लोगों, समझ रहे हो तुम बात को। अगर मैं जब क्लास में लगाता हूँ तो 9 घंटे लगाता हूँ फॉर्मूले समझाने में, मैं तुम्हें 1 घंटे में समझा रहा हूँ, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो मैं इसको डिटेल में नहीं समझा, रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर होता तो मैं समझा देता, रिक्वायर्ड ही नहीं है। जब सीधे याद हो रहे तो क्यों फालतू माथा मारना है भाई, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, बात खत्म। अब फिर से वही बात आएगी, डेट का मतलब, तो देखो क्या लिखता है, टोटल डेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो यही तो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, डेट इक्विटी रेशो पर डेट अपॉन इक्विटी। तो पहले बोलो इक्विटी आया मैं तुम में से कितना, डेट आया मैं तुम में से कितना, डेट इक्विटी बोलिए हम दोनों एक दूसरे में से कितने, डेट अपॉन इक्विटी। 3 फॉर्मूले गए, 1 2 3। अगला डेट टू टोटल एसेट, नाम से पता चल रहा है 2 के बाद वाला नीचे आता है, 2 से पहले वाला ऊपर आता है। तो डेट अपॉन टोटल एसेट, फॉर्मूला क्या बन गया, डेट अपॉन टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट। ये ध्यान रख लेना, इसमें टोटल डेट आएगा, इसमें टोटल डेट आएगा, उसका रीजन बता देता हूँ। ये हमेशा टोटल डेट आएगा, उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये डेट टोटल एसेट से खुद को नाप रहा है। टोटल एसेट से मतलब क्या, टोटल लायबिलिटी से नाप रहा है, और लायबिलिटी में क्या करंट लायबिलिटी भी आती है। तो ये तो आएगा ऊपर टोटल डेट अपॉन टोटल लायबिलिटीज, और टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। तो ऊपर करंट लायबिलिटी भी आएगी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएगी, इसको ध्यान रख लेना। तो टोटल डेट अपॉन टोटल लायबिलिटी और टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट, दोनों में से जो लिखना चाहो, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही होती है। ठीक है, इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन में बोल दे लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट, तो लेना पड़ेगा ना, रोक थोड़ी ना सकते हो। तो 2 के बाद वाला नीचे और 2 से पहले वाला ऊपर। तो आओ इनको वापस लड़ाते। अब हमें याद है, हमें इतने फॉर्मूले तो याद ही हो गए। सर आप नाम बताओ ही मत, हमें नाम की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। क्या यहाँ पे इक्विटी आता है, हाँ सर आता है। क्या यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, बिल्कुल आता है सर। डेट आता है, बिल्कुल आता है। करंट लायबिलिटी आता है, बिल्कुल आता है। क्या यहाँ पे टोटल लायबिलिटी आती है, आती है। यहाँ पे टोटल एसेट आता है, आता है। तो सर ये सबसे पहला आ गया, अरे ये कहाँ पहुँच गया मैं, सॉरी, ये क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले कौन आ गया, मैं तुझ में से कितना, मैं तुझ में से कितना। मेरा दोस्त को भी साथ में ले ले, हम दोनों तुझ में से कितने। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, बोलो हम एक दूसरे से भिड़ लेंगे। और फिर उसके बाद डेट किससे नापा जाएगा, टोटल एसेट से नापा जाएगा। इसका मतलब ऐसे ही होता है, टोटल एसेट में डेट का कितना हिस्सा है, टोटल एसेट में से डेट का कितना हिस्सा है, तो बचा हुआ किसी और का हिस्सा है। टोटल एसेट में से डेट का कितना हिस्सा है। तो मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, डेट अपॉन टोटल एसेट का क्या लेना देना है, डेट अपॉन टोटल एसेट। इसका मतलब टोटल एसेट डेट से कितनी पूरी हुई है। जैसे मान लो डेट 400 है, टोटल एसेट 1000 है। इसका मतलब 1000 रुपये में से 400 रुपये डेट से आए हुए, इसका मतलब 40% आए हुए। अगर 40% यहाँ से आए हुए तो 60% कहाँ से आए हुए,
40% अगर डेट से आए हुए तो 60% कहाँ से आए हुए? तेज बोलो ना, सारा इक्विटी और प्रेफरेंस से आए हुए हैं। तो क्या इक्विटी और प्रेफरेंस से आए हुए हैं? तो इक्विटी और प्रेफरेंस से जब आए हुए हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी रेशो। सर क्या बात कर रहे हो आप, दिमाग घुमा दिया। अगर टोटल एसेट, मजा आ गया, दिमाग घुमा दिया। ऐसे पढ़ना होता है क्या ये चैप्टर? बिल्कुल ऐसे पढ़ना होता है, तभी फॉर्मूले याद रहते हैं, वरना लास्ट टाइम पे कॉपियां खोलते घूमोगे कि यार उसका फॉर्मूला बता दे, उसका फॉर्मूला बता दे। तो बताओ डेट टू टोटल एसेट का क्या मतलब हो गया? डेट अपॉन टोटल एसेट। तो बताओ पीछे कौन बच गए? प्रेफरेंस प्लस इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इसका नाम होता है डेट टू टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट, और इसका नाम होता है प्रॉपर्टी फंड, प्रॉपर्टी रेशो, प्रॉपर्टी रेशो। डेट टू टोटल एसेट और प्रॉपर्टी रेशो, इसमें कौन आ गया बोलो? प्रेफरेंस प्लस इक्विटी आ गया। अगर ये 40% है तो बोलो ये कितना परसेंट होगा? 60%। क्या बात करते हो सर, मजा आ गया। तो इसका मतलब हो गया टोटल एसेट में जो पैसा लगा हुआ है डेट का कितना लगा हुआ है, टोटल एसेट में से प्रॉपर्टी का कितना, ये इनका प्रेफरेंस और इक्विटी का कितना लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को। और दूसरा रीजन मैंने भी बता दिया, डेट में दोनों आते हैं, लॉन्ग टर्म भी आता है और शॉर्ट टर्म भी आता है, याद रखना। अब लास्ट रह गया कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग तो बहुत ही आसान है। कैपिटल गियरिंग में देखो क्या होता है, ऊपर कौन आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कौन कैपिटल नहीं इक्विटी, फिर कौन आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर कौन आता है? डेट, और फिर कौन आता है बोलो? फिर कौन आता है? जल्दी से बोलो, करंट लायबिलिटी। अभी अपन ने सारे आपस में रिलेशन देखे ना, अब एक रिलेशन और है, ये दोनों का रेशो इसके साथ। पहले था डेट का रेशो इसके साथ, अब इन दोनों का रेशो इसके साथ। और जब इन दोनों का रेशो इसके साथ देखा जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग। उसमें बोलते हैं ऊपर हमारे पास आएंगे फिक्स चार्जेस वाले खर्चे, और नीचे आएंगे हमारे पास टेम्परेरी चार्जेस वाले खर्चे। तो फिक्स चार्जेस वाले, टेम्परेरी नहीं मतलब फिक्स नहीं है वो, वेरिएबल चार्जेस वाले खर्चे। वेरिएबल चार्जेस वाले, फिक्स चार्जेस वाले कौन है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट है, और नीचे वेरिएबल चार्जेस वाला कौन है? इक्विटी है। फिक्स चार्जेस का मतलब इनको देना ही पड़ेगा एक फिक्स रेट से, और इसको कोई भी रेट चेंज हो सकती है, इसलिए वेरिएबल चार्जेस वाले नीचे आएंगे इक्विटी। तो ऊपर आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट, और नीचे कौन आ गया? इक्विटी। और दूसरा इसका नाम गियरिंग। पता है क्यों है गियरिंग? क्योंकि जब भी बिजनेस में डेट उठाते हैं ना, वो इक्विटी में गियर लगा देता है और इक्विटी का रिटर्न बहुत तेजी से बढ़ता है। ये तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इसलिए इसने बोला इनसे पैसा ले लो, इससे इक्विटी का रिटर्न बढ़ा दो, इसलिए कैपिटल गियरिंग रेशो हो गया। तो ये सारे रेशो हो गए। मेरे को एक एक सेकंड में लिख के दिखा दो, मैं तुम्हें ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ, देखो तुम्हें भी याद होंगे। बोलो इक्विटी रेशो, मैं तुम में से कितना? इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, जो बोलना चाहो। डेट, मैं तुम में से कितना, तो टोटल डेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है। मैं तुम में से कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहता है, और उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप इसमें टोटल डेट भी ले सकते हो। डेट अपॉन टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट हो गया। अगर डेट अपॉन टोटल एसेट हो गया तो यहाँ पे कौन होगा बोलो? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस अपॉन टोटल एसेट होगा। अच्छा, अगर ये हो गया तो अब मुझे बताओ कैपिटल गियरिंग में क्या होगा? प्रेफरेंस प्लस इक्विटी, प्रेफरेंस प्लस डेट अपॉन कौन आएगा? इक्विटी। क्या बात करते हो सर, याद हो गए? याद तो होंगे ना, मैंने पढ़ाया ना भाई लोगों। तो ये कौन से स्ट्रक्चर रेशो हो गए? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज हो गए। तो चल भाई तेरा भी काम खत्म, दुआ में याद रखना। सर कितने आदमी थे? बहुत थे, बाकी है, अभी भी बाकी है। अब अपन आ रहे हैं कवरेज रेशो। अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं? कवरेज रेशो। 2 मिनट का खेल है, कवरेज रेशो भी हम खत्म कर देंगे। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल। बताऊं कैसे? आ जाओ पहले किस पे आ जाओ? कवरेज रेशो पे आ जाओ। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बात बता दूं, ये वाला रेशो अभी रिसेंट में आया है, ये वापस आ सकता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो नहीं, सॉरी, फिक्स्ड आया था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से एक आया था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। बट ये है क्या सर, एक बार बता दो। कवरेज रेशो प्ले विद इनकम स्टेटमेंट। क्या मैंने तुम्हें इनकम स्टेटमेंट भी समझाया था? अभी तक हम P&L और बैलेंस शीट से खेल रहे थे, क्या मैंने तुम्हें इनकम स्टेटमेंट भी समझाया था? हाँ सर, आपने इनकम स्टेटमेंट भी समझाया था। तो अब मैं बताऊँ इनकम स्टेटमेंट में मैंने तुम्हें क्या समझाया था। देखो इधर ध्यान से, इनकम स्टेटमेंट में मैंने तुम्हें समझाया था, एक ये अपना सेल्स होता है, एक इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। अब इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBIT आता है। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBIT आता है। अब तुम्हें पता है EBIT क्या है? EBIT लंगर है। लंगर, लंगर होता है जिसमें सब लोग खाना खाते हैं। ये पता है इसमें कौन कौन खाएगा? इसमें खाना खाएगा डेट खाएगा, ये पैसा डेट का है, इसमें प्रेफरेंस खाएगा, और इसमें इक्विटी खाएगा। और तुम्हें पता है इन तीनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। हाँ सर, कुछ ऐसा याद तो आ रहा है, इन तीनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। तो बोलो
इस ईबीआईटी में कौन कौन पैसा, किस किस का पैसा है, जल्दी से बोलो। ईबीआईटी में किस किस का पैसा है? क्या मैं अब ईबीआईटी से शुरू कर सकता हूँ? सर इंटरेस्ट का पैसा है। इंटरेस्ट का पैसा है, क्या बात करते हो? तो मुझे एक बात बताओ, ये एक छतरी है ईबीआईटी नाम की, ईबीआईटी अम्ब्रेला है ईबीआईटी नाम का। इसके नीचे पता है कौन खड़ा है? इंटरेस्ट। इसका मतलब हो गया, अगर ईबीआईटी 100 है, इंटरेस्ट 10 है, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट को देने के लिए क्या 10 गुना पैसा पड़ा है? 10 टाइम्स हमारे पास पैसा पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है सर, क्योंकि ईबीआईटी के बाद नंबर आता है इंटरेस्ट का। इसको देने के लिए 10 हमारे पास 100 रुपये पड़े, देना 10 है, पड़े 100 है, तो इंटरेस्ट तो कवर है। इंटरेस्ट वाले की छतरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये छतरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये छतरी 100 रुपये की है और उसको सिर्फ मात्र 10 रुपये देने हैं। ये छतरी से 10 गुना बड़ी है, 10 गुना बड़ी है। तो इंटरेस्ट जो कवर हुआ हुआ है ना, 10 टाइम्स कवर हुआ हुआ है। इंटरेस्ट वाले को डर ही नहीं है। ये छतरी अगर कट भी जाती है किसी कारण से तो भी ये कवर है, क्योंकि ये 10 टाइम्स कवर है। तो बोलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बोलो किससे कवर है? क्या छतरी से कवर है? तो छतरी ऊपर, तो ऊपर ईबीआईटी, और कौन कवर है? इंटरेस्ट कवर है। तो ये हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब तुम्हें पता है, अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट मैंने दे दिया, ईबीआईटी के बाद मैंने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो अब मुझे बताओ कौन आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद कौन आता है? पीएस डिविडेंड। बोलो पीएस डिविडेंड किससे कवर है? मान लो ये 80 बचा या 8 बचा, तो बोलो पीएस डिविडेंड किससे कवर है? ये छतरी का नाम अब ईबीआईटी नहीं है, इस छतरी का नाम अब ईबीटी है। इसके नीचे कौन खड़ा है कि भीग ना जाऊं मैं? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो बोलो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या इसको कवर करने के लिए भी 10 गुना पैसा है? फॉर्मूला क्या बनेगा? जिससे कवर है वो ऊपर और जिसको कवर करना है वो नीचे, और ये तुम्हें दिख भी रहा है छतरी के नीचे। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स लिख दिया क्या? सॉरी यार भाई लोगों, माफ़ करना, माफ़ करना। टैक्स तो माइनस होगा ना, टैक्स के बाद ही तो प्रेफरेंस शेयर का नंबर आता है। तुम इतनी सी बात नहीं देखोगे। तो अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स होगा और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब कौन कवर होगा? पीएस डिविडेंड। माफ करना भाई लोगों, माफ करना, माफ करना। तो अब बोलो पीएस डिविडेंड को कवर करो, अर्निंग आफ्टर टैक्स से कवर होता है ना भाई लोगों, माफ करना। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, और नीचे कौन आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। और अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही क्या बोलते हैं अपन? नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो प्रेफरेंस डिविडेंड नेट प्रॉफिट से कवर है? बिल्कुल नेट प्रॉफिट से कवर है। और अब मुझे बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अगर मैं पीएस डिविडेंड भी दे दूंगा तो क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया? इससे कौन कवर है? क्या इक्विटी शेयर कवर है? तो इक्विटी शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो। फॉर्मूला बोलो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय ईएस डिविडेंड। तो कौन किससे कवर है वो देख लेना। तो ये रहा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ये हमारे 2-3 कवरेज रेशियो हो गए। हमने पहले इंटरेस्ट को कवर किया, वो ईबीआईटी से कवर था। फिर हमने अगला प्रेफरेंस को कवर किया, वो अर्निंग आफ्टर टैक्स से कवर था। फिर हमने इक्विटी को कवर किया, वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी से कवर था। कुल मिला के इस छतरी के नीचे, ईबीआईटी के नीचे तो खड़ा है कौन? इंटरेस्ट, जिसे वो भीग ना जाए। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद कौन खड़ा है? पीएस डिविडेंड। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स को भी हटा दो, फिर कौन खड़ा है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी के नीचे कौन खड़ा है? इक्विटी। मजा आया? मजा आ गया। चलो भाई, ये तो हो गए हमारे ये आंसर। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बात दूर तक जानी चाहिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो बात हो गई, ये बात दूर तक जानी चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब अगला कौन है? फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। मैं तुम्हें इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। क्या बोलो फिक्स चार्जेस हमारे इंटरेस्ट है, तो पहले बोलो इतना फॉर्मूला तो हमें पता था ना, इतना फॉर्मूला तो हमें पता था ना, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ नीचे अगर रीपेमेंट ऑफ लोन जोड़ोगे, नीचे क्या जोड़ोगे? रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ऊपर भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईबीआईटी से तो इंटरेस्ट कवर था ना, तो कुछ और पैसा भी जोड़ना पड़ेगा। ऊपर जोड़ते हैं डेप्रीसिएशन। ऊपर क्या जोड़ते हैं अपन? डेप्रीसिएशन। इसके मैंने वो जो 72 क्वेश्चन है ना उसके अंदर क्वेश्चन कराए हुए। तो नीचे क्या जोड़ा अपन ने? रीपेमेंट ऑफ लोन, और ऊपर क्या जोड़ूंगा मैं? डेप्रीसिएशन। तो जब नीचे कुछ जोड़ेगा तो ऊपर वाला अमाउंट भी बढ़ेगा ना, वो छतरी बड़ी तो होगी ना। जब नीचे आप आदमी ज्यादा खड़े कर रहे हो तो ऊपर छतरी भी तो बड़ी होगी ना, वो कौन जोड़ेगा? डेप्रीसिएशन। सर इसका क्या रीजन है डेप्रीसिएशन का? मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूँ, लोन का पैसा कहीं ना कहीं डेप्रीसिएशन के अंदर फंसा हुआ है। वो कैसे फंसा हुआ है? अगर मैंने इसको समझाया, ये वन शॉट ऐसा शॉट हो जाएगा जो दिमाग से उतरेगा नहीं, ठीक है? इसलिए अपन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस मैंने तुम्हें बता दिया। ये रीपेमेंट, नीचे एक चीज़ जोड़ी तो ऊपर भी एक चीज़ जोड़ोगे, जिसका क्या नाम है? डेप्रीसिएशन। अगर आप लोगों को रीज़न चाहिए तो मैं आप लोगों को रीज़न दे दूंगा, आप लोग मुझे फ़ोन कर लेना। फ़ोन तो मत करना, देखो फ़ोन तो कैसे उठाऊंगा मैं, मेरे को व्हाट्सएप कर देना।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। रीज़न चाहिए मैं आप लोगों को ऑडियो बना के भेज दूंगा, बट इसको मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑडियो ही 20 से 25 मिनट का रहेगा। तो बस इतना ध्यान रख लो। नीचे अच्छा एक काम कर सकते हो, वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो 72, उसमें तो समझाऊंगा मैं, उसमें तो समझाना पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। बट फॉर्मूला याद रख सकते हो, इंटरेस्ट में क्या जोड़ोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ऊपर भी कौन जुड़ेगा, डेप्रिसिएशन, सेम चीज़ ऊपर भी है, ऊपर भी है जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ऊपर कौन आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, इंटरेस्ट, और यहाँ पे कौन जुड़ा, इंस्टॉलमेंट। तो सर इन दोनों में फॉर्म डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट हुआ और यहाँ पे कौन हुआ, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बात शुरू हुई ईबीआईटी से। एक डिफरेंस समझ लेना, ये डिफरेंस समझाना जरूरी है। क्या ये बात शुरू हुई ईबीआईटी से? अब मेरी बात सुनना, हमें पहुंचना कहाँ है, मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। हम ईबीआईटी पे खड़े थे, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ, वो शायद तुम्हारे काम आ जाएगी और याद भी रहेगी। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। मैं कह दूँ इसमें मैं डेप्रीसिएशन माइनस नहीं कर रहा, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो मैं कहाँ आऊँगा बोलना, मैं आऊँगा अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर मैं माइनस करूँगा डेप्रीसिएशन, तो मैं कहाँ आऊँगा, ईबीआईटी। मानते हो ये बात? अब मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पहुँचना है, दोनों केसेस में यहाँ पहुँचना है, दोनों केसेस में यहाँ पहुँचना है। ईबीआईटी के बाद कौन माइनस होता है, इंटरेस्ट। क्या ये अर्निंग बिफोर टैक्स आता है? इसके बाद कौन माइनस होता है बोलो, टैक्स। क्या वो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है? बिल्कुल सर। अब सुनना बात को, मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ बस ये टारगेट बना लो, मुझे यहाँ पहुँचना है। अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ पे ईबीआईटी पे छोड़ दूँ, तो यहाँ कैसे पहुँचोगे, डेप्रीसिएशन ऐड करके। ये बन जाता है लास्ट फार्मूला। ईबीआईटी में डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, ये बन गया लास्ट फार्मूला। और अगर मैं तुम्हें यहाँ ला के छोड़ दूँ तो फिर कैसे पहुँचोगे? तो समझो तुम, ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो बस यही हुआ है ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो एक की शुरुआत हो रही है ईबीआईटी से और एक की शुरुआत हो रही है नेट प्रॉफिट से। तो यूं बोल दो, एक की शुरुआत हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, एक की शुरुआत हो रही है नेट प्रॉफिट से। एक की शुरुआत हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और एक की शुरुआत हो रही है नेट प्रॉफिट से। क्या बात करते हो सर, आप कुछ तगड़ा ही समझाते हो। हमें ऐसा लग रहा है इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरुआत की, क्यों नेट प्रॉफिट से। बिल्कुल है रीज़न। तो आ जाओ इधर, देखो देखो इसमें किससे शुरुआत करी, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, ये निकालना है। और ये निकालते कैसे, देखो नेट प्रॉफिट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, नेट प्रॉफिट से। समझ रहे हो? अब इसमें सारे आइटम जोड़ेंगे, नॉन कैश ऑपरेटिंग जोड़ेंगे, डेप्रीसिएशन, अदर एमोटाइजेशन, इंटरेस्ट, ये सब जोड़ेंगे। बट ध्यान रख लेना, टैक्स नहीं जोड़ेंगे। तो हमें ऊपर जाना है, हम सब जोड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और सब जोड़ते हुए जाएंगे, यहाँ पहुँचना है। टैक्स को मत छेड़ना क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स ही लेना होता है। तो इंटरेस्ट जोड़ देना, डेप्रीसिएशन जोड़ देना, और कोई नॉन कैश आया तो वो भी जोड़ देना, और कोई नॉन कैश आया तो वो भी जोड़ देना। और एक बात बताऊं, अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आया तो वो भी जोड़ देना। तो सर इसमें क्यों नहीं जोड़ा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नंबर ही नहीं आया, शुरुआती ईबीआईटी से करी थी। तो सर लास्ट वाले फॉर्मूले में ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन होगा क्योंकि हमें कहाँ लाके छोड़ा है, यहाँ लाके छोड़ा है। और फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमें यहाँ लाके छोड़ा है। एक में नेट प्रॉफिट से शुरुआत करनी है, एक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरुआत करनी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नीचे दोनों का सेम आइटम है। क्या यहाँ पे हमने नीचे इंस्टॉलमेंट जोड़ी है, यहाँ पे हमने नीचे क्या जोड़ा है, इंस्टॉलमेंट जोड़ी है, और वहाँ पे हमने क्या जोड़ा है, रीपेमेंट ऑफ लोन जोड़ा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्वेश्चन के साथ ही कवर होगा, अभी वन शॉट में वो चीज़ मैं कवर नहीं करा सकता। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंस्टॉलमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन में। तो बोलो क्या यहाँ तक बात समझ आई? क्या मैं एक और फॉर्मूला काट सकता हूँ ऊपर से? ये सारे हो गए, 4 कवरेज थे। देखो बहुत सीधा सा है, इंटरेस्ट कवरेज, प्रेफरेंस कवरेज, इक्विटी कवरेज। इनमें तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट कवर है ईबीआईटी से, प्रेफरेंस कवर है अर्निंग आफ्टर टैक्स से, इक्विटी कवर है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी से। इंटरेस्ट के साथ अगर मैं कौन जोड़ूंगा, इंटरेस्ट के साथ अगर मैं रीपेमेंट ऑफ लोन जोड़ूंगा तो ऊपर ईबीआईटी के साथ डेप्रीसिएशन जोड़ेगा। अब डेप्रीसिएशन जोड़ने का तरीका ये है, ईबीआईटी से शुरुआत हो, और एक जोड़ने का तरीका है नेट प्रॉफिट से शुरुआत हो। एक क्या तरीका है, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से जोड़ना शुरू करेंगे तो बीच में इंटरेस्ट भी वापस जुड़ेगा जो कि उस फॉर्मूले में नहीं जुड़ा था, डेप्रीसिएशन भी वापस जुड़ेगा। समझ आई बात? तो ये कवरेज रेशो भी अपने खत्म हो गए, इनको भी अपन बाय बाय कर देते हैं। चलो भाई बाय बाय, दुआ में याद रखना। ये गए यहाँ से, चल भाई। और ये भी पूरे खत्म हो गए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और एक्टिविटी रेशोज भी अपने कंप्लीट हो चुके। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे हैं, 2 लिक्विडिटी रेशोज जो कि शॉर्ट टर्म है, और ये लेवरेज होते हैं, लॉन्ग टर्म लेवरेज होते हैं और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होते हैं, याद रखना। और बचे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के 2। बहुत ही आसान, 15 मिनट और लगेंगे, खेल खत्म। तो आ जाओ, अपन क्या करने जा रहे हैं अब अपन करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज। अब अपन करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज, बहुत आसान, मेरे दिल के बहुत करीब।
क्योंकि 2 सेकंड में याद हो जाते हैं। पता है क्या है, सबसे पहले मैं आया, मैंने बोला एक करंट लायबिलिटी वाले मुझे पैसा दे दे, मेरे को पैसे की जरूरत है। बोलता है पहले तू ये बता तेरे पास करंट एसेट कितनी है। तो उसने बोला करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो बता, पहला रेशियो। फिर बोलता है करंट लायबिलिटी वाला तेरे इसमें से स्टॉक बेकार है, स्टॉक बेकार है, स्टॉक को हटा दे, स्टॉक तेरा कचरा है, सड़ा हुआ स्टॉक है, वो बिकेगा ही नहीं, मैं उसको तेरे करंट एसेट में गिनता ही नहीं। ये ले भाई अगला फॉर्मूला। फिर पता है क्या बोलता है, एक काम और करना भाई, करंट एसेट में से तूने स्टॉक हटा दिया, अब एक काम और करना, तेरे डेटर भी बेकार है, तेरे डेटर ऐसे है तेरे को पैसा ही नहीं देते, डेटर भी हटा। तो ले भाई सीए माइनस स्टॉक माइनस डेटर, बन गए 3 फॉर्मूले। तो करंट लायबिलिटी वाले क्या चेक करेंगे, करंट एसेट चेक करेंगे। करंट लायबिलिटी वाले क्या चेक कर सकते हैं, स्टॉक हटा के चेक कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी वाले क्या चेक कर सकते हैं, डेटर को भी हटा के चेक कर सकते हैं। तो पहला आएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा आएगा करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आएगा करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस डेटर अपॉन करंट लायबिलिटी। ले बेटे मजे हो गए, मौज हो गई, ठोको ताली। तो ये आ गए 3 फॉर्मूले। पहला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दूसरे में क्या करेंगे क्विक एसेट। क्विक एसेट में पता है क्या होता है, करंट एसेट में से किसको और माइनस कर देते हैं, स्टॉक को। बाय चांस प्रीपेड आ जाए तो वो भी माइनस कर देना, बट वो होता नहीं है आजकल। तो ये क्विक एसेट क्विक रेशो हो गया, बस इसका नाम याद रख लेना, एसेट टेस्ट रेशो। इसमें बाद में जाके भूल जाते हैं भाई लोगों। तो क्विक रेशो और एसेट टेस्ट रेशो। चल भाई एक और जने को फ्री करते हैं, एक और किसको फ्री कर दिया, डेटर को फ्री कर दिया। तो डेटर को फ्री कर दिया तो पीछे बचा ही कौन, कैश। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कैश अपॉन करंट लायबिलिटी। और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, ये भी कैश की तरह ट्रीट होता है, तो कैश अपन करंट लायबिलिटी। तो 3 लोग होते हैं, स्टॉक होता है, डेटर होता है, कैश होता है करंट एसेट में। ये 3 लोग होते हैं। अब जब 3 लोग होते हैं, सबसे पहले तीनों को ले लो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको फ्री कर दो तो करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर इसको और फ्री कर दो तो क्या ऊपर कैश ही बच गया, तो कैश अपॉन करंट लायबिलिटी। और चाहो तो क्या लिख सकते हो, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस डेटर अपॉन करंट लायबिलिटी। ले भाई 3 फॉर्मूले हो गए। अगला आता है सर बेसिक डिफेंस इंटरवल, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बेसिक डिफेंस इंटरवल। और इसका नाम है, एक और क्या होता है, इंटरवल मेजर। नाम है रख लेना, इंटरवल मेजर इस नाम से आ सकता है फॉर एमसीक्यू। दिस टाइम इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ये एमसीक्यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या बात करते हो सर, अगर ये एमसीक्यू आ गया तो मजा आ जाएगा। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है। बेसिक डिफेंस इंटरवल ये होता है कि अगर आज के दिन आपका बिजनेस बंद हो जाए तो आपके पास कितने पैसे हैं कि आप अपना काम चला सकोगे। आज के दिन आपकी कमाई बंद हो जाए, कमाई बंद हो जाए तो आप कितने दिन अपना बिजनेस चला सकते हो, ये बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं लिखूंगा ऊपर जो मेरे रोजाना के खर्चे हो रहे हैं, मैं क्या लिखूंगा, मेरे को बताओ। सबसे पहले देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास कितने रुपए हैं, बेसिक डिफेंस इंटरवल। मेरे पास कैश एट बैंक है, नेट रिसीवेबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है। मैं कह रहा हूँ स्टॉक इसमें लेते ही नहीं है। सर स्टॉक क्यों नहीं लेते, क्योंकि मैं कह रहा हूँ काम ही रुक चुका है, स्टॉक बिकेगा ही नहीं। तो ऊपर कौन कौन आ गया, कैश आ गया और डेटर्स आ गए। तो कैश प्लस डेटर, मेरे पास आज के दिन ये रुपए हैं, कैश प्लस डेटर ये रुपए हैं मेरे पास। तो मान लो 10,000 रुपये है और मेरे रोजाना का 1,000 का खर्चा है। तो बताओ मैं क्या 10 दिन अपना बिजनेस चला लूंगा। यही बेसिक डिफेंस है। मैं कितने टाइम डिफेंस कर पाऊंगा, डिफेंस मतलब मेरे पास 10,000 रुपये, 10,000 से मैं अपनी कितनी जिंदगी चला लूंगा। अब मेरे रोजाना के 1,000 रुपये खर्चा है तो मैं क्या 10 दिन की जिंदगी चला पाऊंगा। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो ऊपर आएगा कितने रुपए है, नीचे कितने रुपए खर्च होते हैं। तो मेरे पास 10,000 रुपये और 1,000 रुपये मेरे रोजाना खर्च होते हैं। तो रोजाना कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान रख लेना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। डेप्रीशिएशन हटाएंगे क्योंकि ये कोई पैसा नहीं है, ये पैसा जाता नहीं है। मेरे को क्या देखना है, रोजाना कितना पैसा जा रहा है, ये बात ध्यान रख लेना। यहाँ पे वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। तो यहाँ पे डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्ड आना चाहिए था, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ध्यान रख लेना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बोलो रोजा मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास 10,000 है। 10,000 कैसे निकाला, कैश प्लस डेटर्स। स्टॉक को मैं नहीं मानता क्योंकि काम बिजनेस ही नहीं चल रहा तो बिकेगा कैसे। तो कैश प्लस डेटर डिवाइडेड बाय रोजाना का खर्चा, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस डेली ऑपरेटिंग कैसे निकालोगे, टोटल डिवाइडेड बाय 360। याद रख लेना इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। लाइन भी पढ़ सकते हो, बेसिक डिफेंस इंटरवल वुड हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कंपनी कैन कवर इट्स कैश एक्सपेंसेस विदाउट द एड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। फॉर सम रीजन इफ कंपनी रेवेन्यू वर सडनली सीजेज, एकदम से पैसा आना बंद हो जाए। तो इसी के साथ ये रेशो भी हो गया। एक नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वाई सी ए माइनस सी एल। ये कोई फॉर्मूला होता है क्या, मैं नहीं मानता। तो इसको भी हटाओ यहाँ से। चल भाई दुआ में याद रखना। अब बच गए प्रॉफिटेबिलिटी के 2, बहुत आसान आसान, इससे ज्यादा आसान मुझे जिंदगी में कुछ नहीं लगता, इसलिए मैंने इनको रखा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। बट इसमें एक कैच है, एक कैच है इसके अंदर, वो कैच बहुत खतरनाक है, वो कैच ड्रॉप हो सकता है।
कैच मतलब यहाँ पे वो कैच नहीं था, यहाँ पे कोई एक दिक्कत है, वो दिक्कत समझानी पड़ेगी। बट तुम्हें समझ रहे हो, तुम बैलेंस शीट अगर तुम्हें आती है, P&L अगर तुम्हें आता है और इनकम स्टेटमेंट आता है, तुम्हें सारे फॉर्मूले आते हैं, तुम्हें कितना मजा आया होगा। मात्र 1 घंटे की क्लास हुई है, 10 मिनट की और आएगी। 1 घंटे 10 मिनट में आग लगा दी भाई लोगों, अपन लोगों ने, मजा आ गया, मजा आ गया। इसको तो तुम सुनते रहना, एकदम कानों में डाल के मजा आता जाएगा। सर आप आगे क्यों नहीं करा रहे? मैं 2 मिनट सांस ले रहा हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही मैं इतनी देर से लगातार बोल रहा हूँ। तो चलो भाई लोगों आ जाओ, अपन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर। बहुत ही आसान, इसके अंदर आएगा पीई रेशो। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगा। इस पीई रेशो पे जाएंगे उससे पहले मैं तुम लोगों को समझाना चाहूंगा। पीई रेशो तो बहुत ज्यादा आसान है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे नहीं। मेरा टारगेट 1 घंटा था, मेरा 10 मिनट ऊपर जा चुका है, मेरे को रोना आ रहा है। अब सुनो बात को ध्यान से। अब अपन जा रहे हैं पीई रेशो पे। पीई रेशो, पीई कहाँ है? पीई, ये रहा पीई। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी को बताओगे तो नहीं। तो देखो इधर, डिविडेंड के ऊपर 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डिविडेंड का परसेंटेज, एक होता है डिविडेंड यील्ड, एक होता है डिविडेंड यील्ड, और एक होता है, एक हो गया डिविडेंड परसेंटेज, एक होता है डिविडेंड यील्ड, और एक होता है डिविडेंड पे आउट। सर इन तीनों में क्या अंतर होता है? ये हमेशा हमेशा जिंदगी में हमें दिक्कत करते आए हैं। तो देखो मेरी बात, इन तीनों की खासियत पता है कि ऊपर आता है डिविडेंड, ऊपर तीनों में आता है डिविडेंड, इसमें भी ऊपर आता है डिविडेंड, इसमें भी ऊपर आता है डिविडेंड। क्या बात करते हो? अब बताओ सर परसेंटेज में कौन आता है? परसेंटेज में आती है इसकी फेस वैल्यू। 100 रुपये का एक शेयर, तो नीचे आएगा 100 रुपये। बट उसकी आज के दिन मार्केट प्राइस चल रही है 500, तो इस केस में आता है 500 मतलब मार्केट प्राइस। और सर डिविडेंड पे आउट में कौन आता है? ये तो आपने अभी बताया था, ईपीएस। तो एक में आएगी फेस वैल्यू, एक में आएगी मार्केट प्राइस, और एक में आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यील्ड मतलब आउटपुट होता है, और आउटपुट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तुमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, यील्ड मतलब आउटपुट, और वो सारा आउटपुट मार्केट प्राइस पे चलता है। कैसे चलता है सर मार्केट प्राइस में, कॉस्टिंग में? वो थोड़ी ना बताने बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो बोलो डिविडेंड यील्ड पूरा का पूरा आउटपुट पे चलेगा, तो आउटपुट पे चलेगा, आउटपुट का मतलब मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस आ गई तो डिविडेंड यील्ड आ गया। अच्छा सर डीपीओ का क्या हो गया? डिविडेंड अपॉन ईपीएस, क्योंकि ये ईपीएस पे होता है। अभी अपन ऊपर देख के भी आए थे, ऐसे देखो बेटा, ऐसे देखो, ये रहा, देख के आए थे ना। और ऐसे कौन आ गया? डिविडेंड परसेंटेज। ये हमेशा हमारी किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे लगेगा। याद रखोगे तुम ये बात? रखोगे तो ये लो, ये हो गया तैयार फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। सर ये ऊपर वाले क्या नाटक कर रखे हैं? ये कहता है अगर कोई आपकी प्राइस चेंज हो गई, उससे भी कुछ बेनिफिट हुआ, तो वो भी ले लेना। इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0 प्लस D1, प्लस D1 क्या? प्लस D अपॉन P0 इंटू 100। सर ये क्या है? जैसे मान लो कोई चीज़ 100 की थी, वो 120 की हो गई, प्लस 15 रुपये डिविडेंड और मिला। मुझे उस बताओ 100 रुपये वाली चीज़ कितने की हो गई? 120। क्या तुम्हें 20 रुपये का फायदा हुआ? तो ये तुमने कैसे निकाला? 120 माइनस 100, तो P1 माइनस P0, प्लस तुम्हें 15 रुपये डिविडेंड और मिला 35, डिवाइडेड बाय तुमने लगाए कितने थे? 100, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो यही बोल रहा है डिविडेंड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस, ये हो गया P1 माइनस P0 अपॉन इनिशियल प्राइस P0। ठीक है, तो ये हो गया आपने कितने कमाए। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 120 की हो गई, 15 रुपये डिविडेंड मिला, तो 20 रुपये तो ये फायदा हुआ, 15 रुपये ये फायदा हुआ, 35 हुआ, डिवाइडेड बाय 100 रुपये लगाए थे इंटू 100, परसेंटेज आ गया 35%। ये बता रहा है वो। ठीक है, अर्निंग यील्ड, जैसे ऊपर डिविडेंड यील्ड में डीपीएस रखा था, इसमें ईपीएस रख देना। नीचे तो मार्केट प्राइस आएगी। यील्ड का मतलब ही क्या होता है? आउटपुट, और आउटपुट हमेशा किस पे निकलता है? मार्केट प्राइस पे। चलो पहला तो फॉर्मूला खत्म। अब अगला आ जाओ, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सामने दिख रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर आएगी मार्केट वैल्यू और नीचे कौन आएगी? बोलो बुक वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू। अब मुझे बताओ मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या अपने पास, मार्केट वैल्यू जो हैगी वो ऊपर आएगी, इसको बोलते हैं शेयर की प्राइस जो आज के दिन चल रही है, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ये हमें नहीं निकालनी है, मार्केट से निकलती है, निकालने बैठ मत जाना, ये तुमसे नहीं निकलेगी। तुम कोई शेयर मार्केट के बहुत बड़े ब्रोकर हो गया, बहुत ब्रोकर से कुछ नहीं होता, बहुत बड़े एनालिस्ट हो गया जो तुम मार्केट प्राइस निकालोगे, वो तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ क्या निकालनी है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमें निकालनी आती है सर, बुक वैल्यू हमें निकालनी आती है, बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमें निकालनी आती है। तो सर इसमें आएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालनी है? नेटवर्थ लेके निकालना है। अब नेटवर्थ में, अच्छा नेटवर्थ, सॉरी
यहाँ पे नेटवर्थ का जो मतलब है ना, यहाँ पे जो नेटवर्थ का मतलब है वो सिर्फ इक्विटी को लेके चलता है, प्रेफरेंस को नहीं लेके चलता। ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी किसकी ली जाएगी, इक्विटी की, तो बुक वैल्यू भी किसकी ली जाएगी, इक्विटी की। तो ऊपर लिखोगे इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। सर बुक वैल्यू क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम बैलेंस शीट वाला ले रहे हैं। तुम देखो इधर देखो ध्यान से, ये वाला फिगर ले रहे हैं, ये वाला फिगर इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ये तुम बैलेंस शीट से ले रहे हो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर रहे हो, तो बुक वैल्यू आएगी। क्या आएगी, बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू तुम्हारे पास होगी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू। चल भाई तू भी फ्री, अरे भाई कहाँ गया, तू भी फ्री। अब आगे कौन आ गया, पीई रेशो। पीई रेशो बहुत आसान है। पीई रेशो का मतलब होता है कि आपकी कंपनी कितना कमा रही है उसके बदले लोग कितना देने को तैयार है। अगर आप 10 रुपये कमाते हो, लोग 100 रुपये देने को तैयार है, तो जो मार्केट प्राइस चलती है वही तो लोग देने को तैयार होते हैं। तो आप 10 रुपये कमा रहे हो, लोग आपको 100 रुपये देने को तैयार है, इसका मतलब आपको लोग 10 गुना देने को तैयार है। इसको बोलते हैं प्राइस अपॉन अर्निंग। ऊपर आएगी प्राइस और नीचे आएगी अर्निंग। प्राइस का मतलब होता है एमपीएस अपॉन कौन आएगा, ईपीएस। एमपीएस अपॉन कौन आएगा, ईपीएस। मतलब अगर आज आप 10 रुपये कमा रहे हो, लोग आपको 100 रुपये दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। क्या 10 गुना दे रहे हैं, 10 टाइम्स दे रहे हैं, तो पीई रेशो 10 टाइम्स आ गया। ऊपर प्राइस अपॉन कौन आ गया, अर्निंग। ऊपर कौन आ गया, प्राइस अपॉन कौन आ गया, अर्निंग। ये हो गया पीई रेशो। और इसी के साथ कौन कंप्लीट होता है भाई लोगों, पीई रेशो। नाम से ये प्राइस अर्निंग रेशो, तो ऊपर आया प्राइस, नीचे कौन आया, अर्निंग। तो इसी के साथ कौन और कंप्लीट हो गया, एक और कंप्लीट हो गया, एक और कंप्लीट हो गया। भाई कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई। चल भाई कौन कंप्लीट हो गया, ये रिलेटेड टू वैल्यूएशन, मार्केट और इन्वेस्टर। क्योंकि इन्वेस्टर ही देखते हैं, पी रेशो, ईल्ड, और कौन देखते हैं, इन्वेस्टर देखते हैं भाई लोगों, इन्वेस्टर देखते हैं। जब मैं भी कभी इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले पीई रेशो देखता हूँ, फिर उसके बाद बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस का बहुत देखता हूँ। तुम देखोगे ना एलसीडी इन्वेस्टमेंट, एलसीडी इन्वेस्टमेंट, जिसको उस टाइम मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशो देखना आता होगा ना, उसके बाद 100 करोड़ रुपए होंगे। इसका क्या मतलब है सर, एक बार एलसीडी इन्वेस्टमेंट का तुम देखना कितने का चल रहा है, 1.5 लाख रुपए का शेयर चल रहा है, 3 रुपए से एकदम से 1.5 लाख हो गया वो। 3 रुपए से 1.5 लाख एक ही दिन में, क्यों, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का शेयर परसेंटेज ही ऐसा चल रहा था। उसकी मार्केट वैल्यू कम चल रही है बुक वैल्यू से, तो मुझे बताओ कोई भी चीज बुक वैल्यू के पास तो जाएगी ना, तो उस रेशो से ये पता चलता है। तो ये इन्वेस्टर ही देखते हैं सारी चीजें। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड में देखता हूँ कि आज मैं अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से 500 रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितना डिविडेंड आएगा, ये देखूंगा मैं। तो डिविडेंड यील्ड भी कौन देखता है, इन्वेस्टर देखता है। अब लास्ट बच गया रिटर्न टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई बच गया। बहुत आसान है आरओआई, सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, सो इजी, सो सिंपल। हमारे लग गए 1 घंटा 7 मिनट लग चुका है, बस अब मुझे 10 मिनट और लगेंगे। सर आप 10-10 करते, 1.5 घंटे की क्लास कर दी आपने, मैं क्या करूं, कोई इलाज नहीं है मेरे पास, बतानी तो सारी चीज़ें पड़ेगी। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद कोई फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक नाम है जिसमें बोलता है रिटर्न कितना आया आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ऊपर आएगा रिटर्न और नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नाम बताते चलो, मैं आपको रिटर्न का नाम बताते चलूंगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज जेनरिक टर्म, इज जेनरिक टर्म, जेनरिक मतलब जनरल टर्म है। रिटर्न ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट। अब ये तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे एफडी। एफडी पे तुमने 10,000 रुपये ब्याज कमाया, तुमने 1 लाख रुपए लगाए थे, क्या तुमने 10% कमा लिया। ले छोटू एसी बंद कर, ठंड लग रही है, छोटू एसी बंद कर। एक बात बताऊं, यहाँ पे कोई छोटू है ही नहीं, जो हूं मैं ही हूं, तो ले भाई मैं ही बंद कर देता हूँ। चल भाई, तो बोलो रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर आएगा रिटर्न, नीचे कौन आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या, 100। ये एक जेनरिक है। अब मैं अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट का नाम बताता जाऊं, तुम मेरे को उसके रिटर्न का नाम बताते जाना। मैं तुम्हें बोलता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट का नाम बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, तुम मुझे उसके रिटर्न का नाम बता दो। मैं तुम्हें खीर दूंगा, तुम मुझे खून दो। तो बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड के रिटर्न का नाम। तो नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर इसका रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, और इनको दिया जाता है EBIT। फॉर्मूला बन गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही रिटर्न ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं जिसको। तो पहले मैं तुम्हें ये फॉर्मूला दिखा के आता हूँ, क्योंकि अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है, मुझे एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, मैं बताता हूँ क्या बतानी है। मुझे ये बताना है सबसे पहले कि
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक जेनरिक फॉर्मूला है, ऊपर रिटर्न आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, अर्निंग आ सकता है, नीचे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये आगे वाली क्या बात है बाद में बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका पहला आता है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो अब इसमें एक बात याद रखना, ये बिफोर टैक्स भी हो सकता है और आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। तो देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नीचे आएगा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ऊपर आ गया ईबीआईटी, ये हो गया प्री टैक्स। अगर इसको पोस्ट टैक्स बनाना है तो ब्रैकेट में 1 माइनस टी कर देना, ब्रैकेट में क्या कर देना, 1 माइनस टी। और एक तरीका और बताता है इसको निकालने का, ये चीज़ें याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईबीआईटी निकालने का एक और तरीका क्या बताता है, बताओ। ईबीआईटी के बाद कौन माइनस होता है, इंटरेस्ट। क्या ये अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, माइनस कौन होता है, टैक्स। क्या ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। तो ये एक तरीका और बताता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट जोड़ दो, क्योंकि ये पोस्ट टैक्स लेना चाहता है, टैक्स माइनस नहीं करना चाहता, टैक्स माइनस करना चाहता है, वापस ऐड नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूंगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस क्या कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट। और अर्निंग आफ्टर टैक्स को क्या नेट प्रॉफिट बोला जाता है, बिल्कुल। तो कुल मिला के मुझे ईबीआईटी पे पहुंचना है, मुझे किस पे पहुंचना है, ईबीआईटी पे। तो एक तो मैं ईबीआईटी पे छोड़ दूं, बात खत्म। तो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा, ईबीआईटी में से मैं क्या माइनस कर दूं, इंटरेस्ट माइनस कर दूं। तो ले भाई 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक मैं तुझे नेट प्रॉफिट पे छोड़ दूं, इसके जस्ट ऊपर इंटरेस्ट, इसके जस्ट ऊपर टैक्स माइनस हुआ होगा, उसके जस्ट ऊपर अर्निंग बिफोर टैक्स आया होगा, इसके जस्ट ऊपर इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा, ये ऊपर ईबीआईटी आया होगा। अब मुझे ईबीआईटी पे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूं, मैं इसमें क्या जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ दूं, जल्दी से बोलो। यहाँ छोड़ दिया, इसको नहीं जोड़ना, ये मना कर रहा है क्योंकि आफ्टर टैक्स ही लेना है। तो सिर्फ क्या जोड़ दूँ, इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, कहीं पे भी काम आ सकते हैं, ध्यान रख लेना। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं तुम्हें बोलूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बताओ, नाम बता दिया इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी। तो नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, इक्विटी। इनका पैसा कौन सा होता है जो इनको देना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो फॉर्मूला बन गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी तो है, नेट प्रॉफिट माइनस पीएस डिविडेंड कर दोगे तो क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी तो आएगा। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये यहाँ पे नेटवर्थ यूज़ करता है, ये मानते हुए कि प्रेफरेंस नहीं है, वरना नेटवर्थ में प्रेफरेंस भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ गया इक्विटी। तो दो फॉर्मूले तो याद हो गए। तो तीन होते हैं इसके अंदर, एक होता है रिटर्न ऑन एसेट, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके तीन बोलना एक बार, कौन कौन से हो गए, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या हो गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब आ गया रिटर्न ऑन एसेट। अब ये थोड़े से क्या है कि याद करने पड़ेंगे और इसके साथ क्वेश्चन करने ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट में कैसे यूज़ करता है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगला आ गया रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट में क्या करना है, सुनो बात को ध्यान से। रिटर्न ऑन एसेट के अंदर सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। फिर नीचे एवरेज टोटल एसेट, एवरेज टेंजिबल एसेट, एवरेज फिक्स एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट भी एक जेनरिक बात हो गई, जनरल बात हो गई। अब एसेट के नाम बता रहा है, कहता है टोटल एसेट भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, फिक्स एसेट भी हो सकती है, बट ऊपर एक ही आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स लेने की बात कर रहा है। तो सब में कौन आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बट जब आप क्या करोगे, रिटर्न ऑन एसेट आपने वापस लिया तो कहता है अगर आपने एसेट लोन पे ली हुई है, एसेट किस पे ली हुई है, लोन पे ली हुई है, तो एक बात ध्यान रख लेना, आपको इंटरेस्ट वालों को भी पैसा देना है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में वापस से इंटरेस्ट जुड़वा देता है। तो अगर आपकी फाइनेंस्ड है बाय किससे, लोन से, तो ध्यान रख लेना। वैसे तो फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, मतलब टोटल एसेट वालों का क्या हिस्सा है, टोटल एसेट वालों का हिस्सा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। बट मैं कह रहा हूँ टोटल एसेट लोन से भी फाइनेंस्ड है, तो अब टोटल एसेट वालों का हिस्सा अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं है, प्लस इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी जुड़ गया और नीचे वही टोटल एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट। बट अगर क्वेश्चन में रोटा सीधे दिया हुआ, रोटा रिटर्न ऑन टोटल एसेट, या रोना अगर ये सीधे दिया हुआ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन नेट एसेट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ईबीआईटी 1 माइनस टी, ईबीआईटी 1 माइनस टी। ये वाली बात तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है बस। तो ये बात तुम याद रखोगे और इसी के साथ अपने ये फॉर्मूले भी कंप्लीट। चलो भाई, अब अपन पढ़ेंगे डुओपॉन्ट। इसके अंदर कौन है, डुओपॉन्ट एनालिसिस। तो आ जाओ फटाफट डुओपॉन्ट एनालिसिस पे आ जाओ, फटाफट डुओपॉन्ट एनालिसिस पे आ जाओ। डुओपॉन्ट, अच्छा वो मिलेगा तुम्हें रिटर्न ऑन इक्विटी के पास, वो मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी के पास, क्योंकि वो इक्विटी से रिलेटेड है। वो मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी के पास। ए रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ है रे, ए रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ है रे तू, ये रहा।
रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग डुओ बॉन्ड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूले को एक संधि विच्छेद कर देता है। डुओ बॉन्ड क्या करता है? संधि विच्छेद। बचपन में पढ़ा है तुमने हिंदी में, संधि विच्छेद क्या होता है? उस फॉर्मूले को तोड़ के दिखाता है कि इसके अंदर कौन कौन है। संधि विच्छेद कर देता है ये रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी है। ये इसके मजे ले लेता है, ये तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। ये ले तीन चीज़ें बोलता है। पहला रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता है प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी अपॉन नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखो इधर ध्यान से, गलती से बोला मैं वो, इधर देखो। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो सबसे पहला है ना वो ये रहा, ये वाला प्रॉफिट अपॉन सेल्स। प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्या? ये इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन ले लिया, ये प्रॉफिटेबिलिटी बोल दिया, इसको प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सुनते जाना बात को ध्यान से। इससे ये पता चला सेल्स करने से प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू करने से प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू करने से प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहला टर्म क्या हो गया? इससे ये पता चलेगा सेल्स से प्रॉफिट कितना, सेल्स से प्रॉफिट कितना। ठीक है, अगला आएगा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर से होता है इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी। पहले से पता चला था सेल से प्रॉफिट कितना, अगले से पता चला इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी, तो दोनों को मिलाओ। ये बोल सकता हूं मैं, पहला आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। इससे पता चला सेल्स से नेट प्रॉफिट कितना, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं बोल दूं इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या पता चला? इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी। तो बताओ, इससे पता चला इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी, इससे पता चला सेल से नेट प्रॉफिट कितना। और तुम्हें पता एक आएगा इक्विटी मल्टीप्लायर, इससे पता चलेगा इक्विटी से इन्वेस्टमेंट कितना। अगर इक्विटी 1 रुपए की है तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, दैट इज नोन एज इक्विटी मल्टीप्लायर। तो तीन चीजें, पहला पता चलेगा सेल से नेट प्रॉफिट कितना, दूसरा पता चलेगा इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी, इन्वेस्टमेंट से सेल कितनी, और अगला पता चलेगा इक्विटी से इन्वेस्टमेंट कितना, इक्विटी से इन्वेस्टमेंट कितना। बोलो कौन कौन आपस में कट गया? इन्वेस्टमेंट सेल, ऊपर आ गया नेट प्रॉफिट। मान लो प्रेफरेंस है नहीं तो क्या यही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, तो क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी बच गया। बट इसने तोड़ के दिखाया। तो कहता है पहले ये निकालो सेल से नेट प्रॉफिट कितना, फिर पता लगाओ सेल्स कितनी, फिर पता लगाओ इन्वेस्टमेंट कितना। तो फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट पता लगाओ, दूसरा स्टेप सेल पता लगाओ, तीसरा स्टेप इन्वेस्टमेंट पता लगाओ। यही तो 3 स्टेप में तोड़ा है उसने, और क्या किया भाई ने मेरे। तो इसका एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें रेवेन्यू बता दिया, इनकम बता दी, एसेट बता दी, इक्विटी बता दी, बात खत्म। तो बोलो भाई लोगों क्या करा है इसने? 3 चीजों को, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, बोला ही नहीं मैं, तुम्हें क्या लगा सुना ही नहीं दिया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगला क्या हो गया? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट अपॉन इक्विटी। सब आपस में कट गए, कौन बच गया? रिटर्न ऑन इक्विटी। इसी के साथ भाई लोगों खत्म 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 खत्म, रेशियो एनालिसिस का रिवीजन खत्म, 1 घंटे 15 मिनट में खत्म। मजा आ गया, वन शॉट, क्या मजा आने वाला है, तुम लोग इसको देख डालोगे भाई लोगों। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं आप लोगों का लूंगा लेवरेजेस का रिवीजन, और फिर उसके बाद मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, डिविडेंड पॉलिसी का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, वर्किंग कैपिटल का, डिविडेंड सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ये 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर घोट के पी जाएंगे अपन। चलो जब तक के लिए बाय 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 बाय। और इसके जो 72 क्वेश्चन है ना वो मैंने बहुत जबरदस्त कराया, वो इसमें रेशियोज के 10 ही है, बट टोटल मैंने 72 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, उन 72 क्वेश्चन के लिए मेरा एक बूस्टर प्रैक्टिस बैच है। उस बूस्टर प्रैक्टिस बैच में आपको वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच फ्री में मिल सकता है। अगर आपने वी स्मार्ट का कोई भी कोर्स लिया है या फिर मेरी वेबसाइट से मोदी क्लासेस से कोई भी कोर्स लिया है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई लोगों। ठीक है, अगर आप मेरे कभी भी स्टूडेंट थे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप वी स्मार्ट के मई 2024 के बाद के कोई भी स्टूडेंट है तो आप लोगों को भी वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप लोगों के माय कोर्सेज में वो कोर्स आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और मेरे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको वो फ्री है। वो कहीं से भी मेरे से पढ़े हो, मेरे लिए सेवा हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी भाई लोगों। और इसके बाद तो क्या मैं क्लासिक चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, और सब कुछ यूट्यूब पर रहने वाला है भाई लोगों। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय 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 बाय।